अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय मीडिया ने अब से कुछ देर पहले एक दफ़ा फिर ये दावे शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन्स ने पठानकोट, उड़ी और नावगाम को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर और अवंतीपुरा में एयर बेसिस पर ड्रोन हमले की खबरें फैलाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से श्रीनगर में भी ड्रोन्स दागने की खबर दी जा रही है और वहां फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये ने भारतीय मीडिया के दावों की फिर से तरदीद कर दी है और कहा है कि भारत ने गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान पर हमले का दावा किया और झूठी खबरें चलाई। भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों को बाद में अपनी झूठी खबरों पर भारतीय कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी। पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर या श्रीनगर में आज भी कोई हमला नहीं किया गया है। 4 प्रोजेक्टाइल भारत से फायर हुए, जिनमें से 3 अमृतसर में गिरे। पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा वो सिविलियन आबादी पर नहीं होगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ये कह रहे हैं। भारतीय मीडिया एक अलग दावा कर रहा है। ये वही मीडिया है जिसने कल ये दावे किए, फिर कल ये भी दावा कर दिया कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान का एक पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज भारतीय मीडिया से ये खबरें मुकम्मल तौर पर गायब हैं। ना पायलट दिखाया, ना जहाज दिखाए, और आज बिल्कुल भी भारतीय मीडिया ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए थे, मगर एक नया दावा कर रहा है और वो दावा ये है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत पर हमला आवर हो गया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो भारत जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ ये दावा करता था कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, वो मुसलसल ये दावे कर रहा है हर रोज कि पाकिस्तान घुसकर मार रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है, सायरन बजा रहा है, और फिर ये दावे करता है कि भारत जवाब दे रहा है। अगले दिन ड्रोन भेज दिए जाते हैं। कल ड्रोन्स आए, 29 पाकिस्तान ने मार गिराए। 8 ड्रोन्स आए, 48 पाकिस्तान ने मार गिराए। और अब एक दफ़ा फिर जब भारत ये दावा कर रहा है तो खदशा पैदा हो रहा है कि भारत क्या करना चाहता है। क्या वज़ीर आज़म मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करे और उन्हें भी कोई ट्रॉफी मिले? भारत के तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस लग रही हैं और उनको भी ऐसी ही हेडलाइन चाहिए जो नहीं मिल रही है। डोमेस्टिक ऑडियंस में अगर खबर चलाते हैं तो उस खबर सही साबित नहीं हो पाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। भारत कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के IMF बेल आउट पैकेज में रुकावटें खड़ी करे। भारत की जानिब से IMF के साथ राब्ते की खबरें भी आई थी, मगर अब से कुछ देर पहले IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। इस सूरत हाल में इस वक्त जारी प्रोपेगेंडे की तरह गुज़िश्ता रात भी भारतीय मीडिया की जानिब से पहले पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर और भारतीय शहरों पर हमले की खबरें नशर की गई थी और फिर कुछ देर बाद भारत की जानिब से लाहौर और कराची समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को तबाह करने या उन पर कब्जा करने का प्रोपेगेंडा किया गया था। पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराने और पायलट को गिरफ्तार करने की खबरें चलाई गई थी। झूठ और फेक न्यूज़ का तूफान खड़ा किया गया, जाली वीडियोस नशर की गई और फिर दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। पाकिस्तानी मीडिया और अवाम तो भारत के इस फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर ही रहे थे, क्योंकि कराची, लाहौर, सियालकोट और जिन दीगर शहरों को तबाह करने की भारतीय मीडिया खबरें चला रहा था, वहाँ अवाम सुकून से मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। और आलमी मीडिया भी भारतीय मीडिया के दावों पर यकीन करने को तैयार नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे भी पाकिस्तान में इन शहरों में मौजूद होते हैं और वो ये तमाम रिपोर्ट्स अपने अपने नेटवर्क्स को दे रहे थे। और फिर आज सुबह से खुद भारतीय शहरी भारतीय मीडिया पर चढ़ाई कर रहे हैं, झूठी खबरें चलाकर खुद भारत में खौफ व हिरास फैलाने पर तनकीद कर रहे हैं। मगर जहां पाकिस्तान में किसी भी भारतीय जारियत से निमटने के लिए दिफाई सतह पर मुकम्मल तैयारी की गई है, तो अवामी सतह पर माहौल पुरसुकून नजर आ रहा है। लेकिन भारत में खौफ व हिरास मुसलसल बढ़ता जा रहा है, खुद उनके अपने मीडिया की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमलों से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है सिविलियंस पर हमला नहीं करेंगे, मगर भारतीय मीडिया बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है या फिर करने वाला है। और अवाम हर वक्त यही सोच रहे हैं वहाँ कि पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला करने वाला है। कभी एक शहर में मॉक ड्रिल्स के नाम पर मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, तो कभी दूसरे शहर में ब्लैकआउट किया जा रहा है, और कभी कई शहरों में एक साथ यही किया जा रहा है। साथ ही शहरों में सायरन बजाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू और जयपुर में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है और वहाँ के शहरी खाने पीने की चीज़ों को ज़ख़ीरा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ऑयल ने कहा है कि उनके पास फ्यूल का ज़ख़ीरा मौजूद है और सप्लाई लाइन ठीक से ऑपरेट कर रही है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब भारत में सोशल मीडिया पर पेट्रोल की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारों की वीडियोस वायरल होने लगी। इसी तरह पाकिस्तान में तो फ्लाइट ऑपरेशन अमूल पर लाने की कोशिश हो रही है, वो आ भी रहा है। आज कराची और सियालकोट में भी परवाजें दोबारा बहाल कर दी गई हैं, मगर भारत में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान के हमले के पेश नज़र
24 एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी के आसार बढ़ रहे हैं। ये अमरीकी अखबार कह रहा है कि भारत में बेचैनी के आसार बढ़ रहे हैं। भारतीय सरकारी एहलकार ने भारतीय न्यूज एजेंसी को बताया कि कम से कम 21 एयरपोर्ट्स हफ्ते तक बंद रहेंगे। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने बुध को 165 फ्लाइट्स मंसूख करने का ऐलान कर दिया, जबकि एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस ने भी इतनी ही फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। अमृतसर एयरपोर्ट की अचानक बंदिश से एयर इंडिया की अमृतसर जाने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रुख दिल्ली की तरफ करना पड़ा। खबर के मुताबिक शुमाली और मगरबी शहरों के कई हिस्सों में एनी शाहिदीन ने बताया है कि जुमेरात को उनके शहरों में बिजली बंद कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, भारत में जारी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहले खबर आई कि उसे मुलतवी कर दिया गया है, फिलहाल सितंबर में वो होगी। फिर खबर आई कि एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है, जबकि कल रात धर्मशाला में जारी दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच 10 ओवर्स के बाद घबराहट में मंसूख कर दिया गया। और ये उस वक्त किया गया जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट और दीगर इलाकों में हमलों की खबरें चला रहा था और पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले की तरदीद कर रहा था। और अभी तक भारतीय हुकूमत ने इन हमलों के सबूत फराहम नहीं किए हैं। हालांकि पाकिस्तान भारतीय ड्रोन हमलों के सबूत दुनिया के सामने रख रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि कल जिन ड्रोन हमलों का पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था और पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की थी, वो ड्रोन्स कहाँ हैं? उसके टुकड़े आज क्यों भारत की तरफ से नहीं दिखाए गए, क्यों नहीं सामने रखे जा रहे हैं? और इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी PSL को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन दागने का सिलसिला आज भी जारी रहा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दागे गए 77 ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया था और कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद हो गए, 10 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया है। इस पूरी सूरत हाल में DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान के साथ बैनुल अक़वामी मीडिया को अब से कुछ देर पहले ब्रीफिंग दी, भारत के प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात का जवाब दिया। ब्रीफिंग के दौरान DG पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बहुत अहम तफसीलात बताई कि 6 और 7 मई की रात को भारतीय जंगी तैयारों को कैसे गिराया गया था, कैसे पाकिस्तान को उनके कम्युनिकेशन का पता था, कैसे एक-एक तैयारा गिराया गया। Think that we are sure that we have shot a MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 243 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because and when you employ your weapon, you know exactly when the missile is getting active, when it is getting and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने एक रफाल तैयारे के पायलट की गुफ्तगू भी सुनाई। I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows, they have an RT, this is the original RT
that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. जबकि डीजी ISPR ने भी भारत की जानिब से और भारत की मीडिया की जानिब से, क्योंकि हुकूमत ने ऐसा कोई दावा नहीं किया भारत की, जो कल भारत की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए हैं, उसका जवाब दिया। Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. That's why we say, don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी कई दिन से मुतहर्रिक है। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कल भारत का दौरा किया था। आज वो पाकिस्तान आए, मुलाकातें की और दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी लाने का कहा। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची पाकिस्तान के बाद भारत का दौरा कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ़ोन पर बात करते हुए कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया। इसके अलावा इस पूरे तनाज़े के दौरान अमरीका का एक मुख्तलिफ और माजी से हटकर रवैया सामने आ रहा है। एक तरफ जहाँ अमरीका ने भारतीय तवक्कात के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मौक़िफ़ की तायद नहीं की है और एक ख़ास फ़ासला इख्तियार किया हुआ है, तो दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाक भारत क़यादत से बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं और कशीदगी में कमी लाने का कह रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात हुई है, जबकि अमरीकी सदर और नायब सदर दोनों वाज़े कर रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान और भारत को रोकने के लिए इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा काम नहीं है, पाकिस्तान और भारत को खुद ही तनाज़ा ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप तो मुसलसल इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे, मगर ये भी कह रहे थे कि दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, कहेंगे तो किरदार अदा करूँगा। अब नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कशीदगी में कमी आए, लेकिन हम इन ममालिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि तनाव थोड़ा बहुत कम करने के लिए दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करें, लेकिन हम एक ऐसी जंग के बीच में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. इसके अलावा आज अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की हिमायत कर दी है। मैं यहाँ कुछ बातें ज़रूर कहूँगी। हम भारत और पाकिस्तान दोनों पर जोर देते रहे हैं कि वो इस मसले का एक जिम्मेदाराना हल निकालें और ये मौक़िफ़ हमने शुरू से अपनाया है। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये कि बातचीत हो रही है और हम दोनों हुकूमतों से मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में हैं। अलबत्ता हम इन बातचीत की तफसीलात पर बात नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा सामने आया है कि दहशतगर्दी के वाक़े में असल में क्या हुआ और हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और हम ऐसी किसी भी कोशिश की हिमायत करते हैं। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि ये सिलसिला, ये आगे पीछे के हमले और बदलाबाजी बंद होनी चाहिए और फ़िलहाल हम इसी पर तवज्जो दे रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब इंडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया है, ड्रोन्स के ज़रिए हमला कर दिया है। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उनके जो आई विटनेस अकाउंट है उसके मुताबिक जम्मू शहर में उन्होंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स उनकी तरफ से देखे गए हैं। रॉयटर्स का आई विटनेस अकाउंट वो कोट कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं और ब्लैकआउट हुआ है जम्मू शहर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसके अलावा उनकी तरफ से
से ये रिपोर्ट किया गया है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में कुछ प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं और वो देखे गए थे स्काई पर और ब्लैकआउट हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ जो ब्लास्ट हैं वो अमृतसर शहर में 4 ब्लास्ट की जो है वो आवाज़ सुनाई गई है। भारत कल की तरह एक दफ़ा फिर दावा कर रहा है कि ये जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से हमले हैं। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर डिनाई कर रहा है। रॉयटर्स इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ब्लास्ट बहरहाल जम्मू में हुए हैं, इसके अलावा अमृतसर में हुए हैं। इसके अलावा एक ब्लास्ट सुना गया जो कि हैवी ब्लास्ट था श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और अब जो है उसके अब खामोशी नज़र आ रही है, मगर ये वाक़यात ज़रूर वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुए हैं। और भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये जो वाक़यात हुए हैं ये पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। कल भी बहुत ज़्यादा भारत की तरफ से बातें की गई। पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान ने हमला किया है और फिर बात इस तरीके से आगे बढ़ी कि उन्होंने कहा कि भारत जवाब दे रहा है, फिर कहा कि भारत की फ़ौज अंदर घुस गई है, फिर कहा कि सियालकोट पर हमला हुआ, फिर कहा लाहौर पर हमला हुआ, फिर कहा कराची पोर्ट पर हमला हुआ, फिर कहा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। इस किस्म की बातें की गई। पाकिस्तानी उन्हें सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करते रहे। खुद भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर आज सुबह से उनके अपने लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि हमें कल रात को क्या झूठा प्रोपेगेंडा दिखाया गया था। मगर उसके बाद जो लोग फैक्ट चेक कर रहे थे, मोदी हुकूमत ने उनके अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय मीडिया चैनल्स के वो नहीं बंद किया गया कि और भारतीय में आवाम सवाल उठा रहे हैं। रात सुबह तनकीद हुई और इतनी तनकीद हुई कि पूरे सोशल मीडिया पर भारतीयों ने सवाल उठाया कि हमसे झूठ बोला गया, हमें गुमराह किया गया, मिसगाइड किया गया। और जो भारतीय अदाकारा हैं सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने तो भारतीय मीडिया पर बहुत तनकीद की कि क्या हाल हो गया, एक मजाक बन के रह गया है भारतीय मीडिया का, भारतीय न्यूज़ मीडिया का। और फिर एक चैनल आज तक को माफ़ी मांगनी पड़ी। कल भारतीय मीडिया खबरें चला रहा था, फुटेज दिखा रहा था कि पाकिस्तान मिसाइल हमला कर रहा है और इंडिया डिफेंड कर रहा है, और जो इसराइल का आयरन डोम है वो निज़ाम जो है उसकी जो फुटेज थी वो फुटेज दिखा रहा था और बता रहा था कि भारत के पास ये निज़ाम मौजूद है। हालांकि इसराइल के अलावा वो निज़ाम किसी के पास मौजूद नहीं है। और इस दौरान जो सहाफ़ी भारतीय मीडिया को फैक्ट चेक करते रहे हैं या खबरदार करते रहे हैं कि सच बताया जाए, तो बजाय उसके कि भारतीय हुकूमत फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती, उसने फैक्ट चेक करने वाले और निस्बतन मुतवाज़न रिपोर्टिंग करने वालों पर ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। भारतीय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी वायर ने भारत के 4 जहाज़ गिराए जाने की तस्दीक करने का इंटरव्यू चलाया और फिर आज मोदी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी। उस इंटरव्यू में खुद भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह दावा किया गया था। देखिए प्रवीण सानी ने भारतीय मीडिया की ही रिपोर्टिंग से कैसे साबित किया कि 4 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। On the 7th morning, after the night of Operation Sindoor, India Today television with their prominent anchor Gaurav Sawant, I saw his program, a clip of that, where he was talking to his local journalist in Pampore, which is south of Kashmir, and he was giving a report of what's going on there. And he said that, look, the Srinagar airport has been closed. Then he said that a jet has fallen here and the parts of the jet, they are all over. And then he said that the Indian Air Force commandos and security people, they have come and cordoned off the whole thing. He further added that there are 3 such instances that have happened in Jammu and Kashmir. Now, I take that as perhaps correct. After that, there were reports that appeared in 3 prominent papers, Hindu, Indian Express and Tribune, which said that a jet has crashed in Bhatinda. 3 there, 1 here. I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. 3 in Kashmir, 1 in Bhatinda, making a total of 4. And the key thing here is that it was said that the Indian Air Force people were cordoning off the area. Now, why would the Indian Air Force do that? इसके बाद मोदी हुकूमत ने भारत के ही इस प्लेटफॉर्म दी वायर पर भारत में ही पाबंदी लगा दी है। हालांकि जो झूठ खबरें फैला रहे थे, जिन्हें माफिया भी मांगनी पड़ रही हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अब भारत एक दफ़ा फिर दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। आलमी खबर रसा इदारा रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि उनके आई विटनेस अकाउंट हैं कि अमृतसर में ब्लास्ट सुने गए, फिर सायरन्स बजने की आवाज़ें आईं। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल्स भी आसमान पर नज़र आ रहे थे। इसके जो ब्लास्ट सुने गए, जो अब वो नहीं सुने जा रहे हैं, अमृतसर और जम्मू में जो है वो ब्लास्ट सुने गए। इसके अलावा हैवी ब्लास्ट सुना गया श्रीनगर एयरपोर्ट पर। पाकिस्तान डिनाई कर रहा है और इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है। क्या इंडिया किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है?
पाकिस्तान में जो अस्करी तौर पर पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट सईद साहब, जो साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, साबिक कोर कमांडर कराची हैं, साबिक डीजी रेंजर्स सिंध हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जाकर भी उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है। हालिया रिटायर हुए हैं, क्या पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह रीड कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी इस सारी सूरत हाल में क्या चाह रहे हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, कल अचानक ये हुआ, भारत ने पैनिक क्रिएट किया, अपने अवाम में भी पैनिक क्रिएट किया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। एक दफ़ा फिर अभी एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, भारत फिर यही रिपोर्ट कर रहा है कि शहरों में ब्लैकआउट हो गया है, पाकिस्तान ने 11 मकामात पर ड्रोन्स के जरिए हमला कर दिया है और इंडियन जो मिलिट्री है वो उनका सामना कर रही है और उनको स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश कर रही है। कल भी यही किया, उसके बाद आज एक दफ़ा फिर 48 ड्रोन्स भेज दिए और जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए। आप क्या समझ रहे हैं एज ए मिलिट्री स्ट्रैटेजी, क्या समझ में आ रहा है जब पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हम नहीं इसमें मुलव्विस? काजिर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। जो चांकिया की से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं इंडिया के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स, उसकी अगर आप उनकी जो जितने स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, उनके आप पीसेस पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि कितना पसंद है उनको चाणक्य की फिलॉसफी। उसमें वो दो चीजें भूल जाते हैं। पहली चीज ये है कि चाणक्य ने सबसे पहले बात अपनी फिलॉसफी में ये की है कि एक लीडर को ये चाहिए, एक स्टेट्समैन को ये चाहिए कि वो एम्फेसाइज करे ऑन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। अभी वेलफेयर ऑफ पीपल की जहां तक बात है, दोनों साइड्स पे, पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत स्कोप है इसमें काम करने का। चले, ये लीडर्स की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं कि वो अपनी अपनी तरजीहात हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए चाणक्य ने रिकमेंड किया हुआ है वो है कि प्रोपेगेंडा को बहुत ज्यादा अहमियत उन्होंने दी है अपनी फिलॉसफी में। और प्रोपेगेंडा में उन्होंने ये सब आज पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं अभी कि उन्होंने ये कहा था कि झूठ को बोलें, बार बार बोलें और इतना बोलें कि दूसरी साइड यकीन करने लग जाए। अब इस चीज को जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं, जो उनकी हिकमत अमली बना रहे हैं, पिछले 5 दिन में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, जो वो चाणक्य की फिलॉसफी झूठ वाली का एसेंस नहीं समझ पाए। वो ये था कि उन्होंने कहा कि झूठ बोलें लेकिन सच के साथ मिक्स करके बोलें। तो एक दो झूठ हो और ज्यादा सच हो और बार बार रिपीट हो, तो जो ऑडियंस है आपकी वो झूठ को भी सच के साथ मिक्स करके लेके चल पड़ेगी। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, मैं अभी तक परहेज करूंगा इसको वॉर कहने के, क्योंकि एकेडमिकली ये क्वालिफाई नहीं करती अभी वाली सिचुएशन वॉर कहलाने की। तो जब से ये शुरू हुई है, उनके पॉलिटिशियंस, उनका जो उनकी जो स्टेट एपरेटस है और उनका जो मीडिया है, वो सुबह सनराइज से शुरू करते हैं और सनसेट तक झूठ बोलते हैं, फिर सनसेट के बाद शुरू करते हैं और सनराइज तक झूठ बोलते हैं। तो कल वाले जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ चीजें उन्होंने जो कही उसमें कुछ बहुत ही अहम कहना थी। मैं इंडिया की मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप को समझता हूँ कि उनमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनमें बड़े समझदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। अभी जो कल उन्होंने एक पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने 5 मिसाइल मारे हैं और उनमें से 3 जो हैं वो सिखों के इबादत गाहों पे मारे, सिविलियन एरियाज में मारे। अगर मैं कहीं वहां बैठा होता और मुझे ये कहा जाता कि हम ये पोजीशन लेने लगे हैं, तो मैं उनको कहता अपनी लीडरशिप को कि भाई इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास 24/7 रियल टाइम में ये सलाहियत है कि वो देख सकते हैं कि पूरे प्लेनेट अर्थ पे कहाँ पे मिसाइल फायर हुआ है, चाहे वो टेस्ट फायर हो, किस लोकेशन से हुआ है, क्या ट्रेजेक्टरी थी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है। तो खुदा के लिए ये मत करो, अगर ये करोगे तो ये कल को साबित नहीं कर सकेंगे। एज मिलिट्री स्ट्रेटजी जाहिर उनका एक बयानिया ये था और नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया है, घुस के हम मारेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। मिलिट्री स्ट्रेटजी में ये बात कि वो 2 दिन से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान घुस के मार रहा है और पाकिस्तान मुसलसल हम पर हमले कर रहा है। ये उल्टा नैरेटिव है ना, ये क्यों अपना ही नैरेटिव उलट दिया है उन्होंने? क्या कुछ करना चाह रहे हैं आपके ख्याल में? क्या कुछ पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाह रहे हैं? क्योंकि ये नैरेटिव बनाते हैं, अगले दिन ड्रोन्स भेज देते हैं।
इसको जूम आउट करके देखना पड़ेगा कि इसकी क्या रीजन है। देखिए, पहली बात तो ये है, आप ना मेरे से बहुत अच्छा जानते हैं कि जो पीछे माजी में इस तरह के इंसिडेंट से आप उसको पुलवामा वाले इंसिडेंट को देख लें, पठानकोट वाले को देख लें, उरी वाले को देख लें, बॉम्बे वाले इंसिडेंट को देख लें, तो इंसिडेंट के फौरन बाद इंडिया एक पोजीशन लेता था, और वो पोजीशन क्या थी कि ये पाकिस्तान के बिहाफ पे फला ऑर्गेनाइजेशन ये काम किया है, और वो चंद एक एविडेंस क्राफ्ट करके भी साथ दे देते थे। तो उसके बाद उनकी एक पोजीशन वाजे जब वो ले लेते थे, तो उसी दिन, आज रिविजिट करें माजी को तो आपको पता चलेगा, उसी दिन यूएस से लेकर ईयू के इंपॉर्टेंट कंट्री से लेकर इवन हमारे रीजन में कुछ मुल्क फार ईस्ट की तरफ भी आप चले जाएं, तो फॉरेन इंडियन पोजीशन के साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करते थे फॉर्मली, ऑफिशियली थ्रू देयर फॉरेन ऑफिसेस, और वो पाकिस्तान को स्क्वेयरली ब्लेम भी करते थे और इंडियन पोजीशन के साथ अपने आप को अलाइन भी करते थे। अब 22 अप्रैल से अब तक कितने दिन गुजर चुके हैं? आप जो मीडिया पे या जो इनफरादी लोगों के ओपिनियन हैं, जो तज़िये हैं, उसको छोड़ दें। किस मुल्क के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि जी हमें एविडेंस दी है इंडिया ने, और हम भी बिलीव करते हैं कि जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान या पाकिस्तान से आने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया? आप मुझे कोई एक कोट करें। ऑफ कोर्स नहीं किया। ऑफ कोर्स दायरे, अब अमेरिका तो ये कह रहा है कि वो हिमायत करते हैं इस बात की जो पाकिस्तान ने कहा कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें। ओके, एक तो ये, दूसरी मुझे ये बात बताएं कि वो अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए या इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंजम्पशन के लिए कौन सा उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस सामने रखा है जो बहुत कन्विंसिंग हो? दायरे नहीं रखा, वरना पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बन गया होता डिप्लोमेटिकली भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी। जी, अब ये याद रखें कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो तो देयर इज अ डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर इज अ डे आफ्टर। तो डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर chaos, confusion, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सब कुछ चल जाता है, बट जब डे आफ्टर शुरू होता है जो लंबे अरसे तक चलता है, उसमें सच खुल के सामने आ जाता है। तो अगर आज इंडिया के आप पेपर्स देखें, आज आप इंडिया के जो बहुत सारे लोग, एनालिस्ट, बड़े इंपॉर्टेंट एनालिस्ट, आज का करण थापर का प्रोग्राम देख लें, उसमें प्रवीण स्वामी की बातचीत सुने जी। उन्होंने तो कहा है कि स्वामी ने 4 गिराए थे, और फिर मगर मसला है, क्योंकि आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा कि 4 पाकिस्तान ने प्लेन गिराए हैं, और इंडियन मीडिया कोट करके कहा, और उसके बाद द वायर की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं इंडिया में। उन्होंने अभी ये प्लेन गिराने की बात नहीं, सिर्फ लोग क्वेश्चन करने लग गए हैं कि हमारा मीडिया हमें झूठ बोल रहा है, हमारी गवर्नमेंट हमें झूठ बोल रही है, और 1 2 4 5 नहीं, बहुत लोग करने लगे हैं, और ये क्वेश्चंस बढ़ने आगे जाके। तो एक तो ये होगी बात। एक सबसे अहम बात जो है वो सबको जो पाकिस्तान में खास तौर पे समझनी चाहिए, और मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों को समझनी चाहिए। पिछले 2 दिन में मैंने जो इंटरव्यू 1 2 दिए, उसके बाद बहुत सारे मुझे बच्चे बच्चियां मिले हैं, और वो बार बार ड्रोन की बात करते हैं कि ड्रोन क्यों आ रहे हैं, ड्रोन क्यों आ रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कारगिल के बाद LAC के ऊपर होल्डिंग सेक्टर में जब 2 जहाज इंडिया के मार गिराए थे हमारे शाहीनों ने, तो इंडिया ने पोजीशन क्या ली थी? उन्होंने कहा था ये हमारे अपने एरिया में, और हिट होने के बाद, पहले वो एक्सीडेंट कहते रहे, फिर हिट होने के बाद जो है इसका कार्कस वो पाकिस्तान की साइड पे गिरा। पुलवामा में आ जाए, पुलवामा में उन्होंने अपने लोगों को ये बताया कि जी हमारा जो है एक त्यारा गिरा है पाकिस्तान की साइड पे, और हमने भी एक F-16 गिराया है, और सारे इंडिया ने इसको बिलीव किया। लेकिन उसके बाद आज कोई भी बंदा गूगल करके देख ले कि कितने मिलिट्री एनालिस्ट्स ने, कितने थिंक टैंक्स ने वर्ल्ड ओवर, और कितनी मीडिया आउटलेट्स ने ये लिखा कि हाँ पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं गिरा था, इंडिया के 2 जहाज गिरे थे और एक हेलीकॉप्टर गिरा था, और यूएस ने ये भी कह दिया कि जिस F-16 की आप बात कर रहे हैं, F-16 तो यूज ही नहीं हुआ। तो ये मैं बात कर रहा हूँ डे आफ्टर की। अब अगर आप, खानदार साहब, आप इंडियन एयरफोर्स हेड कर रहे हो, 1 2 3 टाइम्स आपके, तीनों दफा आप कुछ करने की कोशिश करते हैं अपने दुश्मन के इलाके में, और तीनों दफा आपके जहाज नीचे गिर जाते हैं, तो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी फोर्स के अंदर भी, और उस फोर्स को जो हैंडल करने वाली पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। एक नेचुरल सी बात है। अभी ऐसे में क्या करना चाहिए? उनके लिए इस वक्त ट्रॉफी क्या होगी? उनके लिए ट्रॉफी होगी खुदा न खास्ता वो चाहेंगे, जोर लगा रहे हैं पूरा कि किसी ना किसी तरह वो PAF का कोई एक जहाज हिट कर लें। अब जो ड्रोन्स चले पाकिस्तान में, ड्रोन्स उन्होंने तकरीबन 2000 किलोमीटर बॉर्डर्स की विड्थ के साथ मुख्तलिफ जगहों से इंट्रूजन कराई।
एंड ये मेरा गेस है, मेरी अजम्पशन है कि इसकी जो स्ट्रेटेजी पे जो बंदा काम कर रहा था उधर, उसके ज़हन में ये था कि अगर हम साउथ से शुरू करें, सिंध के साउथ से भी, और पिंडी तक जाके हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तक ड्रोन की इंट्रूजन मुख्तलिफ जगह करें, तो एक पैनिक आएगा, एक अफरा तफरी फैलेगी और एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करेगी और किसी तरह हमारी तरफ जो हमारे जहाज हवा में हैं उनके स्टैंड ऑफ के रेंज में आ जाएगी। एक टेक्निकल बात है, लेकिन अब चूंकि मीडिया पे बहुत बात हो रही तो हम लोगों को भी इसकी हम है कि हमारी BVR के रेंज में आएगी और हम कुछ जहाज गिरा लेंगे। और बहुत सारे ड्रोन उन्होंने इसलिए दाग दिए। अब हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां, नौजवान, इवन कुछ मीडिया पर्सन भी सब ये कर रहे हैं। एक तरह कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ लोग एंगर में भी हैं कि कैसे आप सकते हैं कि ड्रोन इतने शहरों तक आ गए। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि मिलिट्री के अंदर एक टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी से एक वेपन सिस्टम सामने आता है और फिर उस वेपन सिस्टम की जो सलाहियतें हैं उनको काउंटर करने के लिए उसका एक काउंटर बनता है। तो अब तक दुनिया में जो एयर डिफेंस के सिस्टम बने हैं वो जहाज़ों के अगेंस्ट बने हैं। जहाज का एक साइज है, जहाज की एक स्पीड है, जहाज की कुछ डायनामिक्स हैं। ड्रोन एक बहुत छोटी सी चीज है, उसकी बहुत कम स्पीड है। तो जितने एयर डिफेंस सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे बने ही नहीं है ड्रोन्स के लिए। अच्छा, अभी मेरी बात पे ना यकीन करें, इसको देखते हैं दुनिया में नजर दौड़ा के और इसकी एविडेंस ढूंढते हैं। पूरी दुनिया में 3 एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं जिसको सबको खरीदना चाहता है। एक तो S-400 है रशिया का, फिर अमेरिकन पैट्रियट है और उसके बाद इजराइल का आयरन डोम है। अब S-400 जितने रशिया के पास हैं किसी और के पास तो नहीं है। क्या पिछले 2 साल में यूक्रेन के ड्रोन्स मॉस्को तक नहीं पहुंचे? रशिया के बहुत से शहरों में नहीं गए। US और नेटो ने पैट्रियट दिया हुआ यूक्रेन को। पिछले हफ्ते क्या खरकोव तक यूक्रेन के अंदर ड्रोन नहीं पहुंचे रशिया के? गजा में हमास के लोग जिनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, रूडिमेंट्री से उनके ड्रोन से, रूडिमेंट्री से उनके रॉकेट्स हैं, क्या वो तल अवीव तक नहीं पहुंचे? तो कितना भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये एक छोटी सी मशीन है, ये कहीं फ्लाई करती हुई इंट्रूजन कर सकती है। क्या इंडिया ने पिछले चंद सालों में, उनकी होम मिनिस्ट्री ने और उनकी BSF ने पाकिस्तान पे बहुत दफा एलिगेशन नहीं लगाया कि जी कुछ नार्को स्मगलर्स सियालकोट, शकरगढ़ और सुलेमान की सेक्टर से ड्रोन के जरिए कुछ नार्कोटिक स्मगल कर रहे हैं इंडिया के अंदर? तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर जब आप कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, और इतनी देर तक है, हमारे लोगों को किस चीज पे फख्र करना चाहिए? वैसे अगर परेशानी की बात नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान को, देखिए 3 हवाले से उन्होंने कोशिश की कि IMF का प्रोग्राम ना मिले। आज खबर आ गई कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान की अप्रूवल कर दी है, यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पे उनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। फिर मिलिटरीली उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया, हमने उनके तैयारी गिरा दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफा अगर रफाल गिराया तो पाकिस्तान ने गिरा दिया और भारत के पास गिरा दिया। ये हेडलाइन हमें मिल गई। तो मिलिटरीली अब फिर डिप्लोमेटिकली नहीं कहीं हो रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हो। तो जब इन 3 मुहाजों पर हमें सक्सेस मिल रही है तो क्या पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस ट्रैप में फंसना चाहिए जिसमें मोदी ड्रॉ करना चाह रहे हैं एक ट्रॉफी के लिए? अच्छा, अभी मैं मेरी बात को कहीं गलत ना समझा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। इशू ये है कि जब किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या एयर स्पेस की या सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है, ये परेशानी की बात है। लेकिन जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें ड्रोन इस्तेमाल होना शुरू हुए, ड्रोन्स तो भी नई इजाद है। अजरबैजान और आर्मीनिया की कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल हुआ है बहुत एक्सटेंसिवली, सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल हुआ है, रशिया में और यूक्रेन में बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो कोई एग्जाम्पल ढूंढ के बताएं कि जितने ड्रोन गए हों एक ओपोनेंट की टेरिटरी में, सारे के सारे उसने मार गिराए। वैसे तो उस सूरत में मैं यही जानना चाह रहा हूं, जब आप खुद भी कह रहे हो ट्रॉफी चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट्स पर डिप्लोमेटिकली भी लोग अग्रेसर के तौर पर नहीं देख रहे, तो क्या पाकिस्तान को अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए या यहां से विक्ट्री क्लेम करनी चाहिए, जब नरेंद्र मोदी मुसलसल डेस्परेट हो रहे हैं कि पाकिस्तान को ड्रॉ करें और ट्रैप करें कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान अग्रेसर लगे, उन्हें मौका मिले? जी, मैं इस पे बात करता हूं। मुझे अगर सिर्फ 1 मिनट ये आर्गूमेंट खत्म कर देने दीजिए। तो हमें अपने एयर डिफेंडर्स पे बहुत फख्र होना चाहिए कि उन्होंने एक मकसद तो मैंने बताया, वो किसी तरह कोई EPF के एयरक्राफ्ट को ट्रैप करना चाहते थे। दूसरा मकसद ये भी था कि वो सारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी देखना चाहते थे।
तो हमारे लोगों ने शुरू में ये भांप लिया और उनको अपनी मर्जी के डिस्टेंस पे आने दिया, मर्जी की डिस्टेंस पे हाइट पे आने दिया और अपनी मर्जी से फिर शूट डाउन किया। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमें उन पे फख्र होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो 9 जगहों के ऊपर सिविलियंस के ऊपर उन्होंने फोर्स यूज की है, मिलिट्री फोर्स ऑन सिविलियन टारगेट, विच इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड वेरी क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24 ऑफ द यूएन चार्टर। तो वहां के ऊपर ये बिल्कुल इस तरह ही एक एग्जांपल है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वहां मारने की कोशिश की, आपने उन्हीं की टेरिटरी में वो इंस्ट्रूमेंट गिरा दिए। आगे जाके डिटेल्स आएंगी कि इस टाइम पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया, पहले उनको एग्रेशन करने दी, उसके बाद किया ताकि ये ना हो कि हम इनिशिएटर हैं एग्रेशन के, उसके बाद उनको गिराया। तो ये दोनों तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से इसके बाद पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता, तो मैं तो बहुत खुश हूं इस पर। वो जो स्ट्रेटेजी में कहते हैं कि एंड्स वेज मीन्स, आप एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं, उसके साथ आपके मीन्स होते हैं और कुछ आप हिकमत अमली बनाते हैं। उनकी फोर्सेज उनको कह रही हैं, आप किसी पाकिस्तानी की बात ना सुने, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स एनालिस्ट की बात आप देखें, उनके अपने एनालिस्ट की बात सुने। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म के लिए ना आपकी एयरफोर्स अभी तैयार है, ना आपकी आर्मी अभी तैयार है, ना आपकी नेवी अभी तैयार है, तो ना करें। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो करना भी कुछ चाहते हैं, मसला अपना दिखाना चाहते हैं, फोर्सेस भी पूरी तैयार नहीं है, तो वो छोटी छोटी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे वो अपनी अवाम को, जिसको उन्होंने 11 साल में चार्ज कर दिया है, इतना ज्यादा चार्ज कर दिया है मजहब के सेंटीमेंट के, हम पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे, ऐसे उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में खड़ा कर लिया है। उनके पास अभी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के अवाम ने अब तक जिस तरह पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पे ट्रस्ट किया है, देखें कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को ऐसी नहीं बनानी चाहिए जो अवाम की उमंगों के साथ मुताबिकत ना रखती हो। लोगों की, अवाम की एस्पिरेशंस का पॉलिसी को ख्याल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अवाम की उमंगों का ख्याल नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत सारे और फैक्टर्स को बैलेंस आउट करना होता है साथ। तो अगर हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने कह दिया है कि वी विल रिस्पॉन्ड, तो हमें बड़े तहम्मुल से, जिस तरह पिछले 5 दिन में सबने मुजाहरा किया, इसी तरह तहम्मुल से हमें देखना चाहिए कि वो बाकी सारे फैक्टर्स को बैलेंस आउट करके किस तरह, किन जराए के साथ, कहां, किस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे, और हमें ट्रस्ट करना चाहिए। सब और ये मुझे बताइएगा कि ये जो इमेज प्रॉब्लम है, जब आप भी गए बैनुल-अक़वामी मीडिया में, आपको भी बार बार उस सवाल का सामना करना पड़ा, आपने जवाबात दिए, मगर हमसे बार बार सवाल होता है पाकिस्तान की तारीख को लेके। पाकिस्तान बार बार कहता है कि जी तारीख जो भी थी हमने अब डिलीवर किया है, फैटिफ की आपने भी उस वक्त बात की। ये इमेज प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना है, या ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं ऐसी है जिसकी वजह से हमें बार बार बैनुल-अक़वामी मीडिया सवाल करता है कि जी आपके यहाँ टेररिज्म तो आपके यहाँ से पनपता रहा है? देखिए, एक बात याद रखिएगा खानज़ादा साहब, ये कश्मीर में आखिरी हमला नहीं है। मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूं। कश्मीर की जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसकी आबादी तकरीबन 10 से 11 मिलियन है इस वक्त। आप 10 से 11 मिलियन वाला कोई शहर दुनिया में उठा लें, लाहौर, कराची, लंदन, न्यूयॉर्क, किसी शहर में उतनी आबादी को जिस तरह 1989 से अब तक 44 साल से जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने कैद में रखा हुआ है, आप किसी पॉपुलेशन को इस तरह 46 ईयर्स के लिए कैद में रखें। आपको पता है आज एक औरत और एक मर्द, एक बच्चा एक गांव से निकल के उनकी आर्मी की परमिशन के बगैर दूसरे गांव में नहीं जा सकता। 10 मिलियन पे 10 लाख फौज है, मीन हर 10 बंदों पे एक फौजी है, और पिछले 46 साल से मैस रेप्स हुए हैं वहां, मैस ग्रेव्स हुए हैं। हमने नहीं डिस्कवर की, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की है। कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन, और 2019 के बाद वो किस हालत में रह रहे हैं हम सबको पता है। तो आप दुनिया में किसी शहर में ये कंडीशंस क्रिएट कर दें, एक टाइम आएगा कि वहां के बच्चे, वहां के नौजवान, जब उनके पास कुछ नहीं है तो वो पत्थर उठाएंगे और मारेंगे। पत्थर के बाद अगर उनको कहीं से वेपन मिल गया तो वो वेपन से मारेंगे, कहीं से बारूद मिल गया तो वो अपने साथ बांध के फट देंगे खुद, चाहे वो गजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो कश्मीर हो, ये होगा। तो बात ये है कि ये जो लार्जर क्वेश्चन है, ये जब एड्रेस होगा तो उसके बाद तारीख भी सीधी हो जाएगी, उसके बाद आज भी सीधा हो जाएगा, उसके बाद मुस्तकबिल भी सीधा हो जाएगा। उसके बगैर तो नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया जनरल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में कुछ मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे, अहम इत्तलात आ रही हैं एक ब्रेक के बाद।
थोड़ी देर पहले आई एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जो वॉर थिएटर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। भारतीय अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक एक तरफ जो झड़पें थी उसमें उनके तैयारे मार गिराए गए, फिर ड्रोन्स आ रहे थे, और अब भारतीय अखबार बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। और कराची पोर्ट पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है। द टेलीग्राफ के मुताबिक ये कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि वजीर आज़म मोदी ने अब अपनी बहरिया को एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है, जो पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है और दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को यह कदम नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने मजीद लिखा है कि भारतीय बहरिया का यह बेड़ा, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं, पाकिस्तान के साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर मौजूद है। ये बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि जो बेड़ा मूव किया गया है उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं और पाकिस्तान की सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर अब ये बहरी बेड़ा मौजूद है। बेड़े के कुछ जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब हैं। ये भी बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये रूस के ताउन से तैयार किया गया मिसाइल है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक। और उनका ये कहना है कि 3 गुना आवाज़ की रफ्तार से 500 मील दूर तक हदफ को निशाना ये सुपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। हम आपको खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि वाज़े नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान को एक हिकमत अमली के तहत ट्रैप करके अपनी वॉर में घसीटना चाहते हैं और एक बयानिया बनाना चाहते हैं अपने जहाज़ों के गिरने के बाद। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब भारत ने अपना बहरी बेड़ा मूव करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है उसके करीब तैनात कर दिया है। और इस बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। पाकिस्तानी सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर यह बहरी बेड़ा मौजूद है और पाकिस्तान की 60% तिजारत कराची में की पोर्ट से होती है। और यह कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और माहिरीन ने खबरदार किया है द टेलीग्राफ के मुताबिक कि कराची पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा, क्योंकि ये पोर्ट मुल्क की मुआशी शहरत और बहरिया का अहम मरकज़ है। पाकिस्तानी बहरिया का अहम मरकज़ है ये पोर्ट, इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक कि कराची पोर्ट पर किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा। कल भारतीय मीडिया पर पहले से ये रिपोर्ट चलना शुरू हो गई थी और ये दावे चलना शुरू हो गए थे जो आज झूठे साबित हुए। भारतीय मीडिया को माफ़ी मांगनी पड़ी कि भारत ने हमला कर दिया है पाकिस्तान की पोर्ट पर। उस वक्त ये हक़ाइक़ सामने आए कि भारतीय बेड़ा तो कहीं करीब आसपास मौजूद भी नहीं है, तो ये हमला पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर कैसे हो गया है। मगर अब बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने अपना जो सरहदी बेड़ा है वो मूव करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ एयर वाइस स्मार्ट शहजाद चौधरी साहब, मोनी शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। द टेलीग्राफ बरतानवी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर इस वक्त भारत का बहरी बेड़ा मौजूद है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नस्ब हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, एंटी सबमरीन मौजूद हैं। और वो ये कह रहा है कि ये एक बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वॉर थिएटर को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि पहली तो शुरू में तो उनकी कोशिश इस तरीके से, अगर ये खबर सच है और कि मुझे यकीनन पाकिस्तान की नेवी इस पे बिल्कुल नजर रखे हुए होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि यही पाकिस्तान नेवी का काम है। इसके अपने एसेट्स हैं, इसके सर्वेलेंस एरोप्लेन्स हैं,
और अगर कोई बहरी बेड़ा मूव करता है तो एक तो ये नहीं कि इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकता, उसको वक्त लगता है वहां तक आने में, यानी अपनी बंदरगाह छोड़ के 300 मील 400 मील साउथ ऑफ कराची आके अगर वो आके पहुंचा है तो इतना टाइम लगा उसको वहां आने में। तो इस दौरान में ज़ाहिर है पाकिस्तान नेवी ने अपने तमाम पोजीशंस, अपनी प्रिकॉशंस, अपने डिप्लॉयमेंट्स कर ली होंगी। सो दैट इज नॉट अ कंसर्न इन दैट सेंस। पाकिस्तान नेवी बिल्कुल इस काबिल है कि अपना मुल्क का और अपनी जो उसकी ड्यूटी है और जो कोस्ट का दिफा है वो मुकम्मल तौर पे कर सके। सो दैट इज अश्योर्ड। लेकिन मोदी की कोशिश क्या है? मोदी की कोशिश ये है कि मैं दो एक्सट्रीम्स पे जंग को छेड़ूं, और गालिबन उसकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का रिटेलिएटरी कदम है, जो कि पाकिस्तान को वाज़े है कि पाकिस्तान वो करेगा क्योंकि इंडिया के जवाब में जो करना है, तो उसके ऊपर किसी तरीके से वो चेक एक्सरसाइज कर सके, एक पुल क्रिएट हो साउथ की तरफ से पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर, पाकिस्तान के एसेट्स डिवाइडेड हो जाए। तो अब ये हमें देखना है कि ये जो साउथ में जो क्रिएट हुई है सिचुएशन, इसको किस तरीके से हम मैनेज और हैंडल करते हैं। वी कैन डिस्प्लेस इट इन टाइम। हमें एक वक्त में दोनों चीजों को नहीं करना। हम ऐसे वक्त में एक चीज कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है उसको पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं चेकमेट करने की एक भोंडी कोशिश है, और ये विदाउट रियलाइजिंग it can actually lead to a very very serious situation in terms of a war, क्योंकि हम न्यूक्लियर के ऊपर जा सकते हैं अगर हमें किसी भी तरीके से, ये तो ब्लॉकेड है हमारा, ये तो अगर साउथ में इतना दूर आके खड़ा हो गया है, तो ये तो इस किस्म की चीज है जिसमें हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा एक वन ऑफ द 4 कंडीशंस जिसके अंदर के पाकिस्तान कैन गो न्यूक्लियर। सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। उसको पता नहीं है कि वो आग से खेल रहा है when he does that, and I hope it is a wrong. बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ अब ये रिपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि इस किस्म के जो है वो पाकिस्तान के लिए ये कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट ये बताइएगा, अब जब आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एक रद्द अमल है बैनुल अक़वामी मीडिया में ये हेडलाइंस लगने के बाद कि पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए हैं, रफाल मार गिराया है, या आपको ये एक हिकमत अमली ही लग रही है जिसमें ये पहले से तयशुदा था, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ड्रैग करना चाहते हैं और एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं? शाहजेब, मुझे लगता है कि जहाजों का लॉस तो उसने इस तरीके से कवर कर लिया कि 5 दिन यानी 5 जहाज लूज करने के बाद पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा कि बिल्कुल एयरफोर्स उनकी खामोश होकर बैठ गई है, उसको पीछे खींच लिया, उसको सामने नहीं लेके आए, यूएवीज और ड्रोन पे चले गए ये लोग। सो बहुत बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी कि इन्होंने एक अपनी एक तरह से हार मान ली, शिकस्त मान ली, फिजा के अंदर कहा कि ये हम नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक सेकंड हैंड जो खेला वो ये खेला कि क्योंकि अब उनको पता है कि पाकिस्तान का जवाब भी आना है, और वो जवाब जिस शक्ल में भी आएगा बहुत ही सिवियर रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान का। ये उसका जवाब होगा जो उन्होंने पाकिस्तान की वायलेशन की और 9 मिसाइल मारे हमारे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया। उसके जवाब में उसको हमारी मूव को चेक करने के लिए वो यहाँ पे बिठाया कि या तो आप ना करें, और अगर करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजिकली इसको मैनेज करना पड़ेगा कि पहले किसको हैंडल किया जाए, पहले कौन सा काम करें और फिर कौन सा काम करें। मेरा ख्याल उस तरीके से अगर चला जाएगा तो वी विल बी एबल टू मैनेज बोथ। अदरवाइज इट कुड जस्ट बी जैसे वो कहता है ना एक डिसेप्शन, इट कैन विल बी अ डिसेप्शन अलोन, कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा कर दिया। खुदा ना खास्ता कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसी चीज नहीं है, जो उड़ते तो जहाज ही हैं उसमें से, वही वाले जहाज जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसी तरह के जहाज हैं। तो जहाजों को मारना उड़ाना कोई मुश्किल नहीं है, और पाकिस्तान के पास वेपन्स इस तरह के हैं कि हम उन वेपन्स को यूज करते हुए लॉन्ग रेंज हम वी कैन थ्रो एट देम, जो कि उनके अपने जो उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके बाकी जहाजों को, इवन द एयरक्राफ्ट कैरियर, इट कैन बी नॉट संक, इट कैन बी डिसेबल्ड। So I think that capability lies with Pakistan. Pakistan may be at this situation thinking in terms of prioritizing कि पहले किसको मैनेज करें, किसको हैंडल करें, कौन सी थ्रेट ज्यादा बन रही है, उसको करके उसके बाद फिर जो मेन काम है उसकी तरफ जाया जाए। That is a possibility. शास्त्री साहब, अब ऐसी सिचुएशन में जब शुरू में इंडिया ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, तो हमने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान और भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं एयरफोर्स में, दीगर मामलात में, वो क्या हैं। आपने कहा था ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, बराबर ही की सतह पर खड़े हुए हैं, और इंडिया को 2 तरफ जो है इतराफ़ में चैलेंज का सामना है, जिसमें चीन भी शामिल है। उसके बाद ये डेवलपमेंट हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल दागे, पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए, उसके बाद वो एयरक्राफ्ट से आ नहीं रहे हैं और ड्रोन्स के जरिए आ रहे हैं।
ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और मैं नाज़रीन को फिर बता दूं जिन्होंने ज्वाइन किया, कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि जो बहरी बेड़ा है भारत का, उसने वो पाकिस्तान की स्ट्राइकिंग रेंज में लाके खड़ा कर दिया 300 से 400 मील दूर, और उस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है जो कि वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और 500 मील उसकी रेंज है। और ये एक खबर है, और खुद अखबार कह रहा है, बरतानवी अखबार के माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तवाकुन ये साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो 60% तिजारत है वो कराची पोर्ट से होती है, पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस यहाँ है ना। साहब, जब इस बात की का ख्याल आता है कि पाकिस्तान के पास अगर बहरी बेड़ा नहीं है, उनके पास है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एयर जो हवाई मामला था उसमें तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो जो सुपीरियॉरिटी क्लेम कर रहे थे रफाल के बाद वो नहीं है। बहरी बेड़ा यहाँ पर क्या कंपैरिजन है? देखिए, यहाँ पे तो बेसिकली उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि उसका मेन वो है। अब उसको इट्स लाइक अ ट्रॉफी ऑल्सो। अगर आप जिस तरह रफेल था उसी तरीके से उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लेके सामने आया है, यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ बाकी फ्रिगेट्स और बाकी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्ट्रॉयर्स होंगे, कुछ फ्रिगेट्स होंगे जो उसके डिफेंस के लिए होते हैं, इस तरह की चीजें। एक इस तरीके से बेड़ा बनता है। ये जो बहरी बेड़ा है, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं, बाकी वो जहाज उनके पास वही है जो है MiG-29 है, उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हैवियर बना दिया है। वो एयरफोर्स से MiG-29 से ज्यादा यानी हैवियर होंगे, तो इसलिए इतने वो इतने काबिल नहीं है जहाज के जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस तरह के एसेट्स हैं कि वो इन जहाजों को तो खत्म कर सकता है, मलियामिट कर सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द अदर थिंग दैट पाकिस्तान कैन डू इज कि वो जाएंगे, मुझे यकीन है कि इसको बहरी जो इनका है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको निशाना बनाएंगे, एंड दिस विल बिकम द सेकंड ट्रॉफी दैट पाकिस्तान विल इंशाल्लाह have in their bag, because this is going to be huge. The targeting of this thing is going to be huge. दूसरी बात यह है कि क्या हमारे पास वेपन्स हैं जो कि इतने 300 मील 400 मील से जाके कर सकते हैं? 100%। और वो आपको नजर आएंगे अभी ऑपरेट होते हुए। और मैं ये आपको बता दूं कि ये कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि हम लॉन्ग रेंज लो फ्लाइंग, जिनको पिकअप नहीं किया जा सकता, वो समंदर के ऊपर उसको फॉलो करते हुए जाके वो अपना टारगेट को किल कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट। हमें हमेशा से एहसास है कि साउथ की क्या अहमियत है। हमने साउथ को कभी छोड़ा नहीं है, और हमें पता है कि जो डिसेप्शन होती है या जो अटैक होगा वो हमारा, और हमें कराची की अहमियत का पता है, हमें कोस्ट का पता है। तो इंशाल्लाह इसकी कोई मुझे इतनी फिक्र नहीं है। द ओनली वरी दैट आई हैव इज वी नीड टू प्रायोरिटाइज कि पहले किसको मैनेज करना है, और उसके बाद फिर जो दूसरा काम जिन्होंने करना है रिटर्न का, रिटेलिएशन का, वो बाद में किया जाए। वैसे एक तो आपने ये बता दिया कि उस पर क्या होंगे, जहाज ही होंगे, जो जहाज उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास एयरबेस मौजूद है कराची में, मगर जो दीगर चीज़ें बता रहा है ये अखबार, वो कह रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के पास डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, एंटी सबमरीन जहाज मौजूद हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिसको ज़्यादा ये हाईलाइट कर रहे हैं कि उसकी रेंज 500 मील है, और वो लेके जा सकता है 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेके जा सकता है, और इसलिए जो 400 से 500 मील की जो रेंज है वो कवर कर सकता है जहां पर ये जहाज खड़ा है। इसके अंदर जो हथियार मौजूद हैं, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, ब्रह्मोस डेफिनेटली एक अच्छा जहाज है। पाकिस्तान के पास भी वो वाले उस किस्म के क्रूज मिसाइल्स हैं, उसी किस्म की चीजें हैं, सेम लेवल सेम क्वालिटी। वी कैन ऑल्सो फायर द क्रूज मिसाइल्स, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जो एंटी सबमरीन या एंटी सी या एंटी डिस्ट्रॉयर टाइप जो जहाज जो मिसाइल्स होते हैं, वो भी हमारे पास JF-17 पे और बाकी जहाजों पे मौजूद हैं, और काफी सारे हैं। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो भी एक बड़ी अच्छी तादाद में इंडक्ट किए गए हैं पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, वो भी हमारे बेड़े के अंदर मौजूद हैं। शायद वक्त आ गया कि अब उनको इस्तेमाल करने का भी वक्त आन पहुंचा। इन्होंने एक और टारगेट हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी की जरूरत है। क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान के पास भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स वो होती हैं एक कैरियर ग्रुप के साथ। वो उनकी बेसिक बुनियादी बात होती है। एंटी सबमरीन तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ असल में इतना बड़ा जहाज लेके आते हैं तो उसके दिफा के लिए तीनों तरफ से जो खतरा होता है उसको कवर करते हैं, ताकि उसको डायरेक्टली कोई पहुंच ना पाए। तो यही चीजें आपने फॉकलैंड्स की वॉर 1982 के अंदर याद होगा आपको, एक बहुत अच्छी खासी जंग हुई थी अर्जेंटीना की और यूके की। वो एग्जैक्टली इसी तरीके से उसको भी लड़ा गया था, और यही तरीका होता है। तो दीज आर नोन थिंग्स, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे पास वेपन्स भी हैं, हमारे पास टैक्टिक्स भी हैं, हम भी आई एम श्योर
कि हमारी नेवी कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रही थी इसको, अगर ये वहां पे वाकई मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसका फिर हिसाब किताब इंशाल्लाह जल्द चुका दिया जाएगा। सब अभी पिछले दिनों इंडियन चैनल पर एक रिटायर्ड जनरल जो हैं उनके, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास अगर कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान और इंडिया जाते हैं तो पाकिस्तान के पास लड़ने की सलाहियत 1 हफ्ता है और इंडिया के पास 40 दिन है, और अगर इंडिया किसी भी किस्म की मदद जो दोस्त मुल्क से आ सकती हो, टर्की का वो मिसाल दे रहे थे, उसको ब्लॉक कर सकता है समुद्री ब्लॉकेट से अगर वो अपना बहरी बेड़ा ले जाएं, और जो वैसे जो मदद है फिर वो दूसरी आ नहीं पाएगी और पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इंडियन मीडिया पे दावे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? कि मुझे नहीं पता कि इंडिया क्या चाहेगा, किस तरह करना चाहता है, लेकिन ये वो एक कंसिडरेशन ऐसी है जो कि हम जिसको पहचानते हैं, जानते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो इसकी रेमेडियल मेजर्स हैं वो भी मौजूद हैं, हमारी कैपेबिलिटी भी है कि हम हर किस्म का ब्लॉकेट, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की शक्ल में कोई करना चाहता है, हमारे पोर्ट्स को बंद करना चाहता है, या किसी किस्म की जो सपोर्ट और हेल्प आती है उसको रोकना चाहता है, यानी वो ऑल द इंटेंडेड जो हमारी शिपिंग है इनटू द पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर उसको कोई डिस्टर्ब करना चाहता है तो पाकिस्तान नेवी का रोल ही है, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी मिलकर दोनों ये रोल अदा करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि कोई उनके पोर्ट्स को, उनके बंदरगाहों को कोई ब्लॉक ना कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज, क्योंकि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, हमने तैयारी की है इसके लिए, वी आर इक्विप्ड फॉर इट, तो कोई मसला मुझे उस तरीके से नजर नहीं आता। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक जिस किस्म की भी सिचुएशन आएगी उसको बेहतर तौर पे सस्टेन कर सकता है, और मुझे कोई इतनी मुश्किल नजर नहीं आती। और देखिए, आप 1-2 बड़े ऑपरेशन जब होंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा एंड समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान इज नॉट अ वॉक ओवर, हैज नॉट बीन अ वॉक ओवर। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान इज मच बेटर प्लेस टुडे, अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपनी तैयारी के साथ और अपनी कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। तो मेरा ख्याल है हमारे पास स्ट्रेंथ्स जो हैं, जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स आर फार टू मेनी देन व्हाट इंडिया कैन एक्चुअली क्लेम। और साहब, और क्योंकि कराची ज़ाहिर पोर्ट सिटी है, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। जंग का कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न है, मगर क्योंकि तिजारती हब है, 60% पाकिस्तान की ट्रेड यहाँ से होती है, जैसे कि टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, ज़्यादा ही नंबर होगा, तो पाकिस्तान की क्या तिजारत मुतासिर हो सकती है इस सबसे, या इसका कोई इम्कान नहीं? देखिए, नहीं, पाकिस्तान की तिजारत हम मुतासिर होने नहीं देंगे, और पाकिस्तान बेशक कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब भी व्हेन यू गो इनटू अ वॉर सिचुएशन तो आप अपने रिजर्व्स उस हद तक ले जाते हैं जो कि एक लंबी जंग के लिए आपको सस्टेन कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हमें एकदम से सरप्राइज में पकड़ा, ऐसी बात भी नहीं है। पाकिस्तान इज ऑलवेज, पाकिस्तान का एक लेवल होता है अपने रिजर्व्स का, अपनी लॉजिस्टिक्स का, और हम उसको मेंटेन करते हैं ताकि हम जब भी किसी ऑपरेशन में जाएं, किसी जंग में जाना पड़े तो हमारे पास हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, जो सप्लाईज है, वो इतनी हो, इस लेवल की हो कि हम अपनी जंग को सस्टेन कर सकें। तो वो उसकी फिक्र नहीं है। अगर बहुत लंबी जंग चले और हम अगर नहीं कर पाते तो, लेकिन हमें लंबी जंग करनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी शुड बी एबल टू ब्रेक थ्रू। और अब अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको यहाँ से हटाना, भगवाना, और उनको जैसे कि आज तक होता रहा, मेरा ख्याल इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज दैट इज व्हाट वी बीन ट्रेनिंग फॉर। हमें इसका कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए इसके बारे में। साहब, और ये खबर आने से पहले शहजाद चौधरी साहब, ये हुआ क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों से जो हो रहा है, जब पहले ज़ाहिर 2019 का एक्सपीरियंस ये था भारत का कि उन्होंने जहाज़ हमारी सरहद के पास भेजा और उसके बाद मार गिराया गया, तो उन्होंने इस दफ़ा अपनी सरहद के अंदर रहकर कार्रवाई की और मिसाइल हमले किए, मगर हमने उनके जहाज़ अपनी सरहद के अंदर रहते हुए गिरा दिए। और आज बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ऑडियो सुनाई उनके पायलट्स की कि पाकिस्तान की कितनी पहुंच थी हमारी एयरफोर्स की तरफ से, बल्कि बताया गया कि कौन कौन से तैयारे और किस किस तरीके से टारगेट किए गए, और हमें कैसे पता था कि कौन सा तैयारा है जो फायर कर रहा है उसको टारगेट करना है। मगर उसके बाद ये क्या कर रहा है इंडिया, अपने तैयारे नहीं उड़ा रहा या उनसे कार्रवाई नहीं कर रहा, बट कल ड्रोन्स भेजे, हमने 29 मार गिराए, और फिर कल रात को उन्होंने खबर चलाई कि पाकिस्तान ने उनके शहरों पर हमला कर दिया है। दावे पहले करते थे कि हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान घुस के कार्रवाई कर रहा है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कल डिनाई किया। आज अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन 2.0 की है, 20 शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स ने हमले किए हैं, अमृतसर में रेड अलर्ट है, 10 ड्रोन्स को मार गिराया है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और पाकिस्तान मुसलसल एस्केलेशन कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है, 2 दिन में 77 ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, ये किस चीज की तैयारी आपको लग रही? मुझे लगता है कि ये खाम में एक हाइप क्रिएट कर रहा है, अपने लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो जो उसको
यानी जो एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है पहली नाइट को 6 और 7 की नाइट को, उसको किसी तरीके से अपने लोगों के जहन से मिटाना चाहता है। देखिए उसने मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत लूज आउट किया पॉलिटिकली अपनी पोजीशन को, भारत को इस तरह से शो करके दुनिया भर में एक मजाक बना हुआ है हर जगह पे। हर जो हेडलाइन है दुनिया भर की अखबारों की वो ये कह रही है कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए हैं और किस तरीके से जो बैटल हुई है वो कैसी हुई है। इस तरह की तमाम डिटेल्स आजकल डिस्कस हो रही हैं और खुद उनके अंदर से अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं जहां उनके अपने एनालिस्ट अपने लोग ये बातें कर रहे हैं कि वाकई में उनके 5 जहाज और जिस तरीके से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, नॉट अ सिंगल एक्स्ट्रा क्लेम। ये भी तो खूबसूरती पाकिस्तान, तो ये चीजें बाजी होकर दुनिया के आगे आ रही है। पाकिस्तान का मॉरल पोजीशन, पाकिस्तान की मिलिट्री पोजीशन और ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा इंडिया से इस वक्त बहुत हाई है, बहुत ऊंची है। ये चीज हजम करना बड़ा मुश्किल है इंडिया के लिए। वो पता नहीं क्या सोच के चला था और वो सोच जो थी उसकी उधर ही ढेर हो गई जब वो चला, जब उसने पहला मार्का किया उस पहले मार्के में ही वो बैठ गया बिल्कुल से। निहत्तों को मारना, निहत्ते शहरियों को मारना कुछ बात नहीं होती। आप जब सामने आते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपके बराबर के हैं, जो शहरी नहीं है, मिलिट्री टू मिलिट्री आए, एयरफोर्स टू एयरफोर्स आए, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। इस वक्त LOCP भी मिल रहा है, उधर भी मिला, इधर भी नेवी में भी इंशाल्लाह मिलेगा। और ये आप देखेंगे कि कंबाइंड ऑपरेशन होगा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी का, एंड वी विल टेक केयर ऑफ दिस जो इनकी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, और इस सारी की सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि अभी हमने जवाब दिया नहीं है, अभी हम जवाब देंगे, और दुनिया अब ये कह रही है कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि फौरी तौर पर डीएस्केलेशन चाहता है सदर ट्रंप, और उन्होंने मार्को रूबियो को कह दिया है जो दोनों ममालिक से इंगेज हुए हैं। अब ये फौरी तौर पर डीएस्केलेशन का मुतालबा अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इनफ है कि हम वन अप हैं? हमने डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने इंडिया को नहीं कामयाबी हुई, वो इकोनॉमिकली हमें हर्ट करना चाहते थे। IMF की अब से थोड़ी देर पहले खबर आ गई, $1 बिलियन की किस्त मंजूर कर दी उनके बोर्ड ने। और तीसरा, हमने उनके जहाज मार गिराए। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए यहाँ से कि भैया भारत को मौका देना चाहिए अगर मोदी चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से हमें किसी जंग में घसीटे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास राइट तो है, राइट टू रिस्पॉन्स है। और वो आर्टिकल 51 जो हमारा इकवाम मुत्तहिदा का है, वो आपको चार्टर जो है UN चार्टर वो परमिट करता है कि आप यू कैन एक्चुअली आप अपने डिफेंस में ये कर सकते हैं। जो रिटेलिएशन जो होगी वो बिल्कुल जायज हक होगा। पाकिस्तान को, जैसा मैंने कहा कि अपनी इस वक्त की जो कंडीशन, जो इवॉल्विंग कंडीशन है, उसके हिसाब से फैसले करने हैं। देखिए, एक तो ये कि जो प्रेशर अब बिल्डअप हो रहा है, अब ये यहाँ पे जब 300 मील 400 मील दूर लाके आप अपना जहाज खड़ा करते हैं या अपना बैरी बेड़ा लेके आते हैं, बिफोर यू गिव टाइम टू पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड, और अब आप अमेरिका को साथ ही इन्वॉल्व कर लेते हैं सालसी के लिए, तो अगर सालसी हो जाती है और एग्री हो जाता है, चाहे वो बाहर की इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है, तो कल को मोदी शोर में जाके जिस झूठ के वो बोलते हैं, जैसा अभिनंदन की दफा जब वापस गया तो उसको तमगा देके और सीना ठोंक के बोला और मुझे वोट दो, देखो तुम्हारा हीरो वापस ले आया हूँ, मार खा के आया है पाकिस्तान की जेल से। यही कुछ इस दफा करेंगे कि जी मैंने 300 मील दूर जाके बीड़ा खड़ा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने देखो वो एकदम से मान गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम मामला तो होगा वो डिप्लोमेसी की वजह से। तो पाकिस्तान को तमाम नुआंसेस को देखते हुए अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। मेरा अपना पहले दिन से दूसरे दिन से ख्याल था कि जो टाइमिंग है अपने रिस्पॉन्स की, पहली बात है कि क्या हैव वी डन इनफ, जो हमने कर लिया है क्या हम इससे सेटिस्फाइड हैं, और अगर नहीं और हमने रिस्पॉन्ड करना है, उसकी टाइमिंग इतनी क्रिटिकल होगी कि हमें उस टाइम को लूज नहीं करना चाहिए। वरना ये इस तरह के डिप्लोमेटिक झमेलों में हमें डाल देंगे और एंड में वही होगा कि वो बात इधर उधर हो जाएगी और हम वो जो मैसेज देना चाहते हैं, जो मोदी को पैगाम देना चाहते हैं, वो पहले दिन के अलावा फिर शायद रह ना कहीं जाए। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की सिचुएशन है, लेट्स सी। मतलब आपको लगता है वो टाइम ऑलरेडी निकल गया है, जितनी दुनिया अब इन्वॉल्व हो गई है? सऊदी वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत बराए खारजा भी आए, फिर ईरान भी इन्वॉल्व है, सब बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो भी एक्टिव हैं। आप ख्याल में वो टाइम है या वो निकल गया है? देखिए, मैं आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। आई एम सॉरी, वो मुझे ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हमेशा टाइम इज very slippery kind of commodity. It must be इसको टाइम सही करना चाहिए, वक्त पे सही फैसला होगा तो उसी का इम्पैक्ट आएगा। वरना हो सकता है आप इम्पैक्ट भी लूज कर जाते हैं और फिर आप कई दफा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, और फिर उसके बाद ये है कि अपना
आप जो 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 उसका असर होता है टाइम का, जब मौका होता है उसको भी लूज कर देते हैं। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बल्कि अभी ये टारगेट एक और सामने लाके खड़ा कर दिया है। हो सकता है हमें इधर ही करना पड़ जाए, इधर ही करते हैं। सब और बड़े अहम वक्त में आपने बड़ी अहम मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस बात का आपको कितना जो ज़रा आप भी जो बात कर रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ज़रा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनके तैयारे हमने मार गिराए। कल उन्होंने खबर चलाई कि उन्होंने हमारे मार गिराए, फिर आज कुछ नहीं दिखाया। ये भी चला दी कि उनके पास पायलट है हमारा, फिर वो भी कुछ नहीं दिखाया। पाकिस्तान चैलेंज कर रहा है कि दिखाएं। नाउ कि वो मजीद एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड ना करे, कि फिर वो खुद भी मजबूर हों अपने मीडिया के हाथों या फिर अपनी आवाम को कुछ ट्रॉफी दिखाने के लिए और फिर वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो। तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि अब यहाँ से बात आगे ना बढ़े। देखिए, ट्रॉफी तो अब वो तो कुछ उसके पास ट्रॉफी है नहीं। ट्रॉफी तो उसने ला के हमें पहले दिन दे दी और उसके बाद अब ये एक और ट्रॉफी ला के हमारे सामने खड़ी कर दी है। तो पाकिस्तान की अब मर्जी है कि पाकिस्तान कौन सी ट्रॉफी के पीछे जाएगा। क्या एक ट्रॉफी काफी है या सेकंड ट्रॉफी भी हमें लेनी है, और क्या तीसरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इट्स अ रेस फॉर ट्रॉफीज नाउ, बट दैट इज वन वे ऑफ सेइंग कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग, हम कितनी देर जंग को खींचना चाहते हैं, हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और फिर इसके अंदर कौन से लेवल पे जाके वो पैगाम मिल जाएगा भारत को कि अपनी जगह पे आप हेजेमॉन नहीं हैं, आप एक दहशतगर्द हैं जो कि आके शहरियों पे हमले करते हैं, एंड एक इस रियासत को इंडिया के लोगों का कसूर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट ऐसी है, वो जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है उसकी सोच ऐसी है जिसने अपने अवाम को इस किस्म के एम्बैरेसमेंट से विचार किया। और भारत जो कि एक डेवलपिंग और अच्छी ऊपर आने आ रहा था मुल्क इकोनॉमी के तौर पे, उसको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर के अब उनके लिए मुश्किलात, उसके लोगों के लिए मुश्किलात, उनके अपने अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और इस तरह के नुकसानात कोई भी मुल्क हो उसके लिए हजम करना बहुत मुश्किल होता है। आज तो वो रफेल्स का जवाब नहीं दे पा रहे दुनिया के अंदर जिस तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि ऑल राउंड उनके अंदर उनकी बात किसने नहीं मानी। डिप्लोमेटिकली नोबडी इज रेडी टू बिलीव व्हाट इंडिया इज सेइंग। पहलगाम के मामले का जब पाकिस्तान ने कहा था कि इसको कर लो, तो उधर ही बात खत्म हो जाती है अगर वो कहते हैं कि हाँ जी हम तैयार हैं, लेकिन चूंकि दिल में चोर था इस वजह से नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीजें इंडिया में देखी जा रही हैं, उनके लोगों में महसूस की जा रही हैं, और वो अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। और ये पॉलिटिकली उसके लिए बहुत, अब मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये अपनी मिलिट्री को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। इसको कोई स्ट्रेटेजिक बड़ा एडवांटेज नजर नहीं आ रहा इस चीज के अंदर, वो सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकली ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा मार खाएगा और अपने लोगों का नुकसान करवा के अपनी मिलिट्री को एम्बेरस करवा के पाकिस्तान के आगे फिर वो उस जगह उस नतीजे पे पहुंचेगा जो कि सामने हमें तो कम से कम नजर आ रहा है कि ही इज लॉस्ट द बैटल, ही इज लॉस्ट मेंटली एज वेल एज मॉरली। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे वाइस मार्शल रिटायर्ड साहब और इस हवाले से बात कर रहे थे। एक ख़बर रिपोर्ट हुई है और बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ में हुई है, और क्योंकि टेलीग्राफ के हवाले में रिपोर्ट हुई है इसलिए इसको संजीदा लिया जा रहा है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं अपने ज़राए से कि इस बात को कन्फर्म करें कि ये ख़बर में जो बात की गई है वो हकीकत है या नहीं है, क्योंकि ये ऐसी खबर है जिसके हवाले से खुद अखबार लिख रहा है कि माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि कराची पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा, क्योंकि ये पोर्ट मुल्क की मुआशी शहरक और बहरिया का अहम मरकज़ है। और इस वक्त जो खबर है हम वो आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है, जो पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज़ और पाकिस्तानी बहरिया का हेड ऑफिस है। ये इकदाम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। दी टेलीग्राफ लिख रहा है कि जो स्ट्राइकिंग रेंज है उसके पर ले जाकर इस बहरी बेड़े को खड़ा कर दिया है, क्योंकि उस पर सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल हैं जिनकी 500 मील की रेंज है। 300 से 400 मील के दरमियान ये बहरी बेड़ा जो है वो खड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम करें और जो एक्सपर्ट है उनसे बात करें कि क्या वाकई ये खबर इस खबर में सदाकत है या नहीं है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। और हम ये इत्तला जो हैं छोटे से ब्रेक के बाद रखेंगे, जैसी तफसीलात हमारे सामने आएंगी कि किस हद तक इस खबर में सदाकत है और पाकिस्तान इस मामले को कैसे देख रहा है।
नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर बता दें, बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने स्टोरी की है और इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि भारत ने अपने जो मगरबी बेड़ा है, मगरबी बहरी बेड़ा, वो शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है 300 से 40 मील के फासले पर, जबकि उसमें 500 मील तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद है, बरहामूस मिसाइल ना हो। द प्रॉब्लम इज़ कि इस स्टोरी में कोई सोर्स नहीं बताई गई है, ना भारतीय सोर्स बताई गई है, ना पाकिस्तानी सोर्स बताई गई है, ना कोई वेस्टर्न सोर्स बताई गई है, मगर ये ज़रूर कहा गया है कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि कराची पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद थे AVM रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। वो कहते हैं अगर ये खबर दुरुस्त है तो भी पाकिस्तान के पास इसकी हवाले से दिफाई सलाहियत मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियाँ, जो हमने तैयारे गिराए भारत के उस हवाले से जो पहली कंफर्मेशन प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ और रिसर्च के साथ की वो ताहिर इमरान मियाँ ने की थी। वैसे भी हमारे प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा वो पिछले दिनों जब कल भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया कि कराची पोर्ट को टारगेट किया गया है, तो भी उन्होंने बताया कि भाई उनका तो कोई शिप ही करीब नहीं है और पूरा ट्रैक करके उन्होंने बताया था। इसलिए ताहिर इमरान मियाँ बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये दावा किस हद तक दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि सोर्स कोई नहीं बताई है। द टेलीग्राफ बड़ा अखबार है मगर कोई सोर्स उन्होंने नहीं बताई, मगर ये दावा कर दिया कि 300 से 400 मील के फासले पर उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भेज दिया। देखिए, बहरी बेड़े की जहां तक बात है, बहरी बेड़े के अंदर बहुत सारे शिप्स होते हैं। ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े शिप्स हैं इनके, उन तमाम को मैंने ट्रैक किया है। जो नियरेस्ट पाकिस्तान के शिप है वो कोझिकोड से भी आगे है, यानी कि इंडिया के 2 शिप्स इस वक्त चाइना के करीब हैं। जो सबसे बड़ा, रात को पूरी रात ये फेक न्यूज चलती रही कि जो विक्रांत है, INS विक्रांत, जो इनका बहरी त्यारा बरदार जहाज है, वो कराची पहुंच गया और कोई कह रहा था कि जी बिग डैडी इज हियर और व्हाटएवर जो भी बोलते रहे। लेकिन INS विक्रांत कल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो तियानजिन के पास खड़ा हुआ है चाइना में, येलो सी के अंदर। दूसरा जो शिप है वो भी वहां पे खड़ा हुआ है। उसके अलावा इनका एक शिप जो है वो घेरा रूम में है। उसके अलावा इनके जो 2 शिप्स हैं वो मुंबई के पास हैं। मैंने 10 शिप्स को अभी पिछले जब से ये खबर आई है उस दौरान में ट्रैक किया, कुछ को मैं पहले से ट्रैक करा था। इनमें से कोई भी कराची के नजदीक नहीं है। सबमरीन अगर हो सकती हैं उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन शिप्स जितने मैंने ट्रैक किए उनमें से मैंने अब तक कोई ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान के करीब हो, जो ट्रैकेबल है। यानी कि 300 से 400 मील के दरमियान विदाउट सोर्स ये जो रिपोर्टिंग हुई, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बहरी बेड़ा जिसमें इतने सारे सुपरसोनिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, एंटी सबमरीन जहाज, ये ऐसा कोई जहाज पाकिस्तान के 300-400 मील के फासले पर नहीं है? देखिए, आइडियली अगर इंडिया को मिसाल के तौर पे ऐसा कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए सबसे आइडियल जो शिप है वो INS विक्रांत है, जो बुनियादी तौर पे केपेबल है, त्यारा बरदार जहाज है, उसके ऊपर मिसाइल भी लोड किए जा सकते हैं, उसके ऊपर जो क्या कहते हैं फाइटर जेट्स भी आ सकते हैं। वो चाइना में है, तियानजिन में है, उसकी ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल है जो कि देखा जा सकता है, कोई भी दुनिया में देख सकता है। तो मैं हैरान हूं कि टेलीग्राफ ने बगैर वेरीफाई किए ये कैसे किया है और उनके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे वो ये दावा कर सकते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो शिपिंग है वो उतनी ज्यादा वल्नरेबल नहीं होती जितनी एविएशन है। एविएशन में फाइटर जेट्स को आप ट्रैक नहीं कर सकते मोस्टली, अनलेस कि वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन करें, लेकिन मोस्ट शिप्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने जो पिछले 10 मिनट के अंदर जो ट्रैक किए हैं उनमें से कोई शिप भी कराची के इतना नजदीक नहीं है जितना ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के बनाए हुए, बोइंग के बनाए हुए P-3C ओरायन जहाज जो है वो हैं, जो कॉन्टिन्यूसली अवॉक्स जहाज इनको कहा जाता है, जो बहेरा अरब के ऊपर फ्लाई करते हैं और वो तमाम इस किस्म की जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेज को भी मैसेज किया है, अभी तक मुझे उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं मिली कि उन्होंने कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिखी है। ये बड़ी आम बात है। आप कह रहे हैं कि नेवी के अंदर पाकिस्तान के सोर्सेज या पाकिस्तान की मिलिट्री में जो सोर्सेज है आपके, वो कंफर्म करें कि ऐसी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं पाकिस्तान की तरफ से नोट की गई है? नहीं, यानी कि उनके वॉक्स में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं। देखें, इतना बड़ा जो मूवमेंट अगर होती है तो वो आप मूवमेंट ट्रैक करते हैं, उसके बारे में कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कंफर्म नहीं किया कि ऐसी कोई मूवमेंट हुई है। और आप उसको पब्लिक डेटा के थ्रू बैकअप करें तो आई डोंट सी एनीथिंग। और ताहिर, आप हमेशा डेटा के साथ और रिसर्च के साथ बात करते हैं या कोई दावा कर रहे होते हैं। अब पिछले दिनों पाकिस्तान ने दावा किया उनके जहाज मार गिराने का, वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है, मगर डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। 2 जगह उनसे सवाल हुआ है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से सवाल हुआ, उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे। उनके जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, तो रॉयटर्स से जाके पूछे। उन्होंने एंकर को ये जवाब दिया, कह सकते थे कि ये खबर गलत है। अब चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने CNN को बताया, अमेरिकन ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं। आपकी रिसर्च क्या कह रही है?
देखें, दुनिया में एक कंपनी है मार्टिन, मैं उसका फर्स्ट नेम भूल गया हूं, जो कि इजेक्ट सीट बनाती है। वो सीट जिनको पायलट इजेक्ट करते हैं जब उनका जहाज क्रैश करने वाला होता है, वो अब अपनी वेबसाइट के ऊपर रोजाना जब भी कोई जहाज गिरता है तो वो उसके ऊपर एक टैली बताते हैं कि इतनी जिंदगियां हमने बचाई हैं। तो उन्होंने जो आखिरी 884 आई थिंक जो लाइफ बताई थी, वो पाकिस्तान का एक जेट अप्रैल में गिरा था, उसके अंदर लाइफ बताई थी। उसके बाद उन्होंने 2 लाइफ मिसिंग बताई हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है अवेटिंग डेटा। तो ये एक और प्रूफ है कि कहीं ना कहीं किसी पायलट ने रिजेक्ट किया। दूसरे नंबर पे जो रफाल जेट मैंने ट्रैक किया है, उस रफाल की जो रजिस्ट्रेशन है वो BS001 है। टेल सेक्शन पंजाब में मिला है। पंजाबी जागरण नामी एक वेबसाइट ने उस खबर को शाया किया, वो खबर गायब कर दी गई। द हिंदू ने उस खबर को शाया किया, वो ट्वीट और खबर गायब कर दी गई। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अगर वो चाहता है कि वो प्रूफ करे, रजिस्ट्रेशन तैयारी की है BS001, तैयारा ला के दिखा दें, किसी को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर मेरी खबर के बावजूद, तमाम खबरों के बावजूद BS001 तैयारा पब्लिक को लाके नहीं दिखाया जा रहा, तो डेफिनेटली वो तैयारा है ही नहीं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि दूसरा जेट जो मैं ट्रैक कर रहा हूं, कि दूसरा जहाज भी मैंने ट्रैक किया है जो ऑलमोस्ट सर्टन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हैवी सेंसरशिप कर रही है। वो तमाम ट्वीटें इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हटाई जा रही हैं, वेबसाइट से खबरें हटा रही हैं। आप दिल्ली में जर्नलिस्ट जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम पे इतना प्रेशर है कि हम आपके साथ तो बता रहे हैं लेकिन हम खबर नहीं दे सकते। तो 3 जहाजों की खबर जो दी जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक मैं प्रूफ कर चुका हूं, आने वाले दिनों में 2 भी प्रूफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दौर में डेटा को गायब नहीं किया जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, किसी किस्म की सेंसिटिव फैक्ट्स को हटा नहीं सकती। ये बड़ी अहम बात है। और ये जो जहाज था, ये जो इंडक्ट हुआ, ये क्या पहला रफाल तैयारा था जो मिला? इंडिया ने जो 36 जहाजों की डील की थी 2015 में, मोदी साहब जब गए थे फ्रांस, उस डील के नतीजे में जो पहला जहाज इन्होंने अक्टूबर में इंडक्ट किया था, उसके साथ बड़ी मशहूर तस्वीर है अमित शाह की के वो सब्ज मिर्चें और नारियल फोड़ रहे हैं उसके सर के ऊपर, उन्होंने जाके रखा हुआ है। ये वो वाला जहाज है जो तबाह हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसकी तस्वीर मिली है वो उसके राइट साइड के विंग की है। मैंने उसका वो राइट साइड का विंग देखा है, उसके अंदर जो इंडिया के झंडे का ऑरेंज कलर है वो, और जो BS001 जो पहला 0 है उसके बिल्कुल नीचे आता है। मैंने वो बाकायदा मेजरमेंट्स करवाई, फिर मैंने एक जो स्केल मॉडलर है जो ये सारा काम करता है, जहाजों के मॉडल्स बनाता है, उनकी स्केलिंग करता है, उसको भिजवाया, उससे वेरीफाई करवाया। डिसॉल्ट फैल्कन जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके सोर्सेज से कंफर्म करवाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टोरी पे काम कर रहा था कि जो अभी पिछले दिनों ब्रेक हुई है कि इंडिया ने 26 जहाजों को ऑर्डर किया। प्रॉब्लम ये है कि रफाल डिसॉल्ट जो है उनका इंडिया एक बड़ा कस्टमर है। अभी पिछले दिनों $7 बिलियन की डील साइन की है। वो कभी भी पब्लिक में आके इंडिया को डिस नहीं करेंगे, इसीलिए सोर्सेज की मदद से खबर की जा रही है। और जब से खबर ब्रेक हुई है वो सोर्सेज अब जवाब नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट का सोशल इकोनॉमिक प्रेशर इतना है, सेंसरशिप इतनी है कि मेजॉरिटी सोर्सेज जो कि इन इदारों के अंदर हमारे थे वो जवाब नहीं दे रहे। तो वेरीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, डेटा मौजूद है, फोटोज मौजूद हैं, सिर्फ उनके अंदर जो फैक्ट्स हैं उनको असर्टेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रॉब्लम बेसिक जर्नलिज्म में ये है कि जब तक मसलन मुझे रफाल का कोई जर्नलिस्ट नहीं बताता, अब तक मैं इस चीज को 100% नहीं कह सकता। लेकिन मैं कल भी मैंने कहा, आज भी कहा कि 80% मैं श्योर हूँ 3 जहाजों के बारे में जो इंडिया के गिर चुके हैं, और सेकंड उनमें से मोस्ट प्रोबेबली एक और रफाल हो सकता है। और सब और अगर क्या रफाल नहीं तो मिराज हो सकता है, क्योंकि मिराज और रफाल एक ही कंपनी बनाती है। और शॉर्ट टर्म में अगर इस खबर को छुपा भी लें, कितना ही सेंसरशिप करने के, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये खबर छुपाई जा सकती है? ये इवेंचुअली ये खबर सामने आएगी, ये नहीं छुप सकता तैयारी का गिरना? बिल्कुल नहीं छुप सकता। देखिए मेरी बात सुने, जहाज जो है वो इवेंचुअली उनकी इन्वेंट्रीज होती है, उनकी मेंटेनेंस होता है, दूसरे काम होते हैं, वो सारे के सारे कभी भी छुपाए नहीं जा सकते। यू कैन नॉट हाइड दैट। जब बालाकोट पे हमला हुआ था उस वक्त ये बात की गई थी कि पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि F-16 प्रूव करना है। अमेरिका ने टैली की, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो जहाज नहीं गिरा हुआ। तो रफाल अगर गिरे हैं या मिराज गिरे हैं इंडिया के, तो वो टैली जो है उसकी जो इन्वेंट्री है वो पब्लिक कहीं ना कहीं हो जाएगी। आप छुपा नहीं सकते। आज आप छुपा सकते हैं, कल को नहीं गवर्नमेंट आएगी, इन्हीं में से विसल ब्लोअर्स आएंगे जो आके इस डेटा को पब्लिक करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि इंडिया की हुकूमत इसको बहुत अरसे तक छुपा पाएगी। देखिए 36 जहाज हैं और उनमें से एक गायब हो जाए या 2 गायब हो जाएं, आपने कल को परेड करनी है, उनकी मेंटेनेंस के होंगे, कहीं ना कहीं तो वो जहाज आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि BS001 जो है वो किसी अंधेरी गार में चला जाएगा
और उसको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जहाजों ने शोज पे जाना है, इन जहाजों ने और जगहों पे जाना है, सो दे विल कम आउट सम टाइम एंड दे विल बेसिकली हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जहां पे उनको देखा जा सकता है, उनकी मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो ये आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और सब, और फिर साथ में मुझे भी बताएगा कि जो पायलट है, क्योंकि आज कुछ तफसीलात सामने रखी गई कि हिट होता है, दीगर पायलट्स की बातें, पायलट ने सर्वाइव किया जब हिट किया, इसकी सबकी कोई मालूम है? जो पंजाबी जागरण की वेबसाइट पे वीडियो लगी थी उसमें एक बर्न्ड बॉडी थी। इंडियन सोर्सेज ने बाद में क्लेम किया कि वो एक ऑनलुकर था जो फोटो लेने के चक्कर में था एंड ही गॉट एनगल्फ्ड इन द फायर। लेकिन उसकी जो फटीग, क्योंकि वो ब्लर्ड वीडियो थी, क्लियर नहीं थी, लगाने वाले ने उसको ब्लर किया था। ऑफ कोर्स वो वीडियो कहीं ना कहीं ओरिजिनल हालत में मौजूद है जो बाहर आएगी कभी ना कभी। तो मेरा हंच ये है कि वो पायलट था, क्योंकि जो सीट्स की जो इजेक्शन है, अब देखें अगर वो उस पायलट ने वो जिंदा बचता तो जो इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो जरूर अपनी वेबसाइट अपडेट करते कि हमने 2 जानें बचाई हैं। क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी है अभी तक। एंड माय इंफॉर्मेशन इज दैट द पायलट डाइड, सॉरी नॉट पायलट, क्योंकि इंडिया के पास रफाल 2 किस्म के हैं, एक सिंगल पायलट है और एक ट्विन पायलट यानी 2 सीटर्स हैं। इनके पास 2 वर्जन हैं रफाल के। शुक्रिया, हमारे ताइम इमरान मियां इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। साथ वॉर वेटरन वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जंग और उसका तजर्बा आप जानते हैं, एक्सपीरियंस है। ये खबर आई, द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की, कोई सोर्स के बगैर रिपोर्ट की, ना पाकिस्तान ना इंडिया ना कोई वेस्टर्न सोर्स, मगर कह दिया कि 300 से 400 मील के करीब ले जाके ये खड़ा कर दिया है उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है। जो एविएशन एक्सपर्ट हैं ताहिर इमरान मियां, वो कह रहे थे कि उनकी जो तहकीक, जो ट्रैक उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं उन्हें नज़र आया है। इस हवाले से उनकी मिलिट्री सोर्स भी यही बता रही है। आप क्या कहिएगा, ऐसा क्या मुमकिन है कि भारत प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की टैक्टिक करे? हाँ जी जहानदार साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने 2 जंगें लड़ी, आप ठीक कह रहे हैं। तो इस मतलब इसमें बड़ा मुताद होकर बात करनी पड़ती है। हमें पता है उनका बेड़ा हमारी तरफ जिस पानी में है, और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हम एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके नजर रखे हुए हैं। अभी अपने प्लान्स नहीं बता सकते, और अल्लाह के फजल से हम तैयार हैं कि अगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा तो उनका जवाब जो उनको हैंडल करने के लिए नेवी बिल्कुल तैयार है। मैं इतना आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ। साहब, और मुझे ये भी बताएगा कि इन केस अगर ये कोई इस किस्म की मूव करता है, ज़ाहिर अब एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें इसके आसार नहीं नज़र आ रहे, अगर करता है भारत, तो बहरी बेड़ा उनके पास होना, उसमें ज़ाहिर है ये रिपोर्ट जो है विदाउट सोर्स रिपोर्ट, ये सुपरसोनिक और ये ब्रह्मोस कह रहे हैं उनके पास मिसाइल मौजूद हैं, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है या पाकिस्तान कैसे इसका मुकाबला कर सकता है? देखिए जी, आज एक इंटरनेशनल वाटर में तो आपको पता ना कानून है। अभी हमने वो वॉर ऐसे ऑफिशियल तो डिक्लेयर नहीं की हुई ना, तो बाकी तो वो इंटरनेशनल वाटर में हम भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकता। लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ कि हमारी सर्विलेंस अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है, हम नजर रखे हुए हैं। अब जो हम करना चाहते हैं करेंगे, वो इंटरेस्ट में नहीं होगा, मैं इसके बाद को बताऊं, बट वी आर फुल्ली विजिलेंट। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट पार्टी ठीक भी है कि वो समुद्र में है, कहाँ है, इसका सब हमें पता है। एयरफोर्स के साथ भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन होता है जब इनको हैंडल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। मुझे अश्योर किया गया है कि बिल्कुल उन पे नजर रखे होंगे। अब हम क्या करेंगे ये डाइवर्ट नहीं कर सकते जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और बता रहे थे कि इसके हवाले से तैयारी होती है। अब इस वक्त 2 मामला सामने आ रहे हैं। विदाउट सोर्स एक रिपोर्ट द टेलीग्राफ जैसे अखबार ने छाप दी है, और उसमें कहा है कि एक बेड़ा आ गया है 300 से 400 मील की रेंज में, जो मिसाइल उस पर नस्ब हैं ब्रह्मोस, उसकी फायरिंग रेंज 500 मील है। तो पाकिस्तान के लिए ये हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेल एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? जी देखिए शाहजेब, नेवी है और नेवी ने सी में होना है। तो जब पाकिस्तान नेवी सी में है तो इंडियन नेवी में भी सी में होना है। और जिस जगह पे ये मौजूद हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तकरीबन 400 मील। अच्छा, 400 मील को अगर मैं ट्रांसलेट करूं और कन्वर्ट करूं किलोमीटर्स में, तो ये बनते हैं 700 किलोमीटर्स, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल 1.8
लैंड किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर दूर हैं। जो इन पे आप ब्राह्मोस की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मोस की जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि 250 किलोमीटर अभी और इनको ऊपर आना पड़ेगा, जिसके बाद ये ब्राह्मोस को इफेक्टिवली फायर कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इंडियन नेवी के लिए कोई फ्री पैसेज तो नहीं है, पाकिस्तान नेवी भी तैयार खड़ी हुई है और उसको ये पता है। एक चीज शायद बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, देखिए सी में गेम क्या है, वॉर क्या होती है सी में। सी में इतना बड़ा सी होता है, इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि आपने अपने एडवर्सरी को पहले ढूंढना है। जो ढूंढा जाता है, जो पकड़ा जाता है, उसके लिए सी तंग हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान नेवी को ये पता है कि ये इस वक्त 400 मील पे इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो वो उन पाकिस्तान नेवी के टारगेट पे भी हैं। पाकिस्तान नेवी उनको मॉनिटर कर रही है, उनको ट्रैक कर रही है, और जहां कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान नेवी वहां पे तैयार खड़ी हुई है उनको रोकने के लिए। तो ये बिल्कुल एक आप जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही है, उसमें आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन नेवी सी में होगी, और जहां पे वो हैं यहीं पे उनको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए हमें। और मुझे पता है कि पाकिस्तान नेवी को इस चीज का पता है, इदराक है, क्योंकि हमारी देखने की सलाहियत बहुत अच्छी है सी में। साहब, यानी आप ये कह रहे हैं, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन भी उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि ये अभी भी जो फायरिंग रेंज है उससे तकरीबन 100 नॉटिकल माइल्स दूर है। ऐसा नहीं है कि रेंज में है जो मिसाइल इसके पास मौजूद हैं फ्लीट के पास। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ। और साहब, फिर नेवी इसको क्या ये देख रही होगी कि नॉर्मल पोजीशन है इस फ्लीट की, या एक अग्रेसिव पोस्चरिंग के तौर पर देख रही होगी? देखिए, जो इस वक्त टेंशन सिचुएशन है उसमें तो जाहिर बात है कि गार्ड्स आर अप और एवरीबडी इज ऑन टोज, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब नेवल सर्कल्स में ये कोई अचंभे की बात होगी कि इंडियन नेवी यहाँ पे मौजूद ना हो। वो बिल्कुल इस वक्त यहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए। जिस तरह की टेंशन सिचुएशन दोनों मुल्कों के बीच में चल रही है इस वक्त, वो हार्बर में तो अपने नहीं होंगे, वो बाहर सी में ही होंगे, लेकिन उनको देखते रहना, उनको ट्रैक करते रहना, मॉनिटर करते रहना और उनको आगे बढ़ने से रोकना, ये पाकिस्तान नेवी का काम है, विच पाकिस्तान नेवी इज डूइंग। साहब, और क्योंकि आप खुद नेवी से हैं तो मुझे ये बताइएगा कि उनके पास फ्लीट होना, उसमें जहाज, मिसाइल, ये सब होना, पाकिस्तान कितना इक्विप्ड है खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आती है? देखिए शाहजेब, हम पाकिस्तान नेवी के 2 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है कि उसने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का डिफेंड करना है, और दूसरा जो हमारी 90% से ज़्यादा ट्रेड है जो सी से आती है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हर नेवी की जो इस्तेदाद होती है वो अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होती है। माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी की इस्तेदाद कोर ऑब्जेक्टिव्स के ना सिर्फ बराबर है बल्कि उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है। आपको शायद याद हो कि अभी रिसेंटली हमने पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल ब्रांड न्यू शिप्स हैं हमारे पास, उन पे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है, सर्वेलेंस का भी और वेपन्स भी। इसी तरह सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट हमारे पास सब माशाल्लाह बिल्कुल ऑपरेशनल हालत में, और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। तो पाकिस्तान नेवी इस वक्त बिल्कुल पॉइज्ड है अपनी जगह पे अपना काम करने के लिए। मतलब ये आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि एयरफोर्स के हवाले से जो मामला सामने आए वो ज़ाहिर खुशगवार हैरत में कुछ सहाफ़ी तक आए जब उन्होंने जाके प्रैक्टिकली देखा कि एयरफोर्स कितनी तैयार है, वो किस हद तक मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया अमली तौर पर कि कैसे इंडियन के जहाज़ का पता था, उनकी कम्युनिकेशन ट्रैक हो रही थी, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी ने भी रिसेंट ईयर्स में बहुत अपग्रेड किया है, और कराची के अवाम ज़ाहिर है बहुत अहम शहर है, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, डिफेंस के हवाले से हो, कोई ऐसी खबर देख के कोई परेशानी की जरूरत नहीं है उन्हें। कुछ अर्से पहले भी, ये कुछ दिनों पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर की एक खबर और भी आई थी कि ये 400 मील पे आया और फिर अपने घर की तरफ वापस चला गया। तो क्यों वापस चला गया? इसलिए कि उसको पाकिस्तान नेवी सामने खड़ी नजर आई। फिर अभी एक P-8I एयरक्राफ्ट इनका 4 और 5 की रात को आया था, जो कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और अमेरिका का बना हुआ है, इंडियंस के पास है। उसको पाकिस्तान नेवी ने
ट्रैक किया, मॉनिटर किया, उसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तो अगर आप अपने दुश्मन की हरकत और सकनात देख रहे हैं तो उसको ये मैसेज जा रहा है कि जो मुझे देख सकता है वो मुझे रोक भी सकता है, वो मुझे मार भी सकता है। तो पाकिस्तान नेवी की माशाल्लाह जो इस्तेदाद है वो बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए पिछले 7 साल में पाकिस्तान नेवी ने 4 दफा इंडियन सबमरीन्स को ढूंढा है इतने बड़े समंदर में और उनको वापस भेजा है, जबकि हम उनको मार भी सकते थे क्योंकि सबमरीन के पास एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं होता है। और हमारे एयरक्राफ्ट ने उनको पकड़ा और वापस जाने पे मजबूर कर दिया। और सबमरीन को पकड़ना, आपने कहीं और दुनिया में कोई खबर सुनी है कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क की सबमरीन इतनी दफा पकड़ी हो इतने सालों में? तो ये प्रोफेशनलिज्म है, ये तैयारी है और ये हमारे इक्विपमेंट की मेयार का मुंह बोलता सबूत है। मेरे साथ रहेगा, मैं पाकिस्तान नेवी का बयान सामने आया है, अपने नाजरीन के सामने रख दूं। और बयान में कहा गया है कि दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवी का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये बयान सामने आया है कि दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा फैसल शाह साहब हमें शो में बता रहे थे कि 100 नॉटिकल माइल्स इस वक्त स्ट्राइकिंग रेंज से ये दूर है शिप, और इस पर नज़र रखी हुई है। तो हमारे जो नेवी के हवाले से ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि शाह साहब जो बात कर रहे थे कि इस शिप पर नज़र रखी हुई है, 100 नॉटिकल माइल्स ये स्ट्राइकिंग रेंज से दूर है। हम पाकिस्तान नेवी का बयान आपके सामने एक दफ़ा फिर रख दें। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया पाकिस्तान नेवी का, उसके मुताबिक दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मूवमेंट पर पूरी तरीके से नज़र रखी हुई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ में खबर सामने आई, विदाउट सोर्स, ना इंडियन सोर्स, ना पाकिस्तानी सोर्स, ना कोई वेस्टर्न सोर्स, और खबर यह कि भारतीय बहरिया ने अपना बेड़ा मूव कर दिया है, पाकिस्तानी साहिल से 300 से 400 माइल दूर है, जबकि उसके ऊपर जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं ब्राह्मोस, उसकी रेंज के स्ट्राइकिंग रेंज में ये शिप आ गया है। अब हमें नेवी के ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी कंफर्म कर रही है, इसके अलावा शाह साहब कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो स्ट्राइकिंग रेंज से अभी भी 100 नॉटिकल माइल्स दूर है और जो टेंशन के हालात में ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इस जहाज़ को की मूवमेंट और एरिया जहां होना चाहिए ये वहीं मौजूद है, मगर इस पर नज़र रखी हुई है। और अगर ये मूव करेगा तो पाकिस्तानी नेवी ने अपने आप को हालिया सालों में अपग्रेड किया है, नए जहाज़ मौजूद हैं और गुज़िश्ता सालों में भी उन्होंने इंडिया पर नज़र रखी हुई थी। और पाकिस्तान नेवी का बयान है जिसके मुताबिक दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शाह साहब, क्योंकि कल भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा ये इस बात को रिपोर्ट किया गया कि और गलत खबर थी जिसकी आज खुद भारतीय मीडिया माफिया मांग रहा है, मगर इंटेंशन और जो ख्वाहिशात हैं वो ज़रूर बयान हो रहे थे कि जी हमला कर दिया, कराची पोर्ट को उड़ा दिया, फिर कराची पर के अंदर दाखिल हो गए, ये सारी की सारी खबरें चली थी। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान नेवी के पास इस्तिताअत भी, टेक्नोलॉजी भी सब मौजूद है, अगर कोई बहरी बेड़ा आता है जो इन तमाम चीज़ों से लेस होता है जिसका खबर में बताया गया है। मैं चाह रहा हूँ नाजरीन के लिए ताकि कम से कम कोई परेशानी ना हो, आप इस हवाले से और तफसीलात बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान नेवी की जो कैपेबिलिटी है, अगर इंडियंस ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी 50s और 60s में रह रही है और उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उनसे लड़ेगी, तो उनको पता होना चाहिए कि ये 2025 है और नेवी ने बड़ा सफर तय किया है इसमें। और आज नेवी जो हमारी माशाल्लाह नेवी है वो रीजनल नेवीज में वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न नेवीज है और उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसी वजह से तो हम अभी तक ये सब कुछ कर सके हैं कि हम 7 साल में 4 दफा उनकी सबमरीन्स पकड़ चुके हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे नहीं बढ़ने दिया है, फिर उनके P-8I को हमने वापस भेज दिया है। हमारी ट्रेड को वो आज तक डिसरप्ट नहीं कर सके हैं, जबकि उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमारी ट्रेड को डिसरप्ट करें, जो कि सी बॉर्न है 90% से ज्यादा, तो उसको वो कुछ नहीं कर सकें। किस लिए नहीं कर सकें? इसी वजह से कि उनको पता है कि आगे उनके सामने एक फॉर्मिडेबल नेवी खड़ी हुई है, प्रोफेशनल नेवी खड़ी हुई है, जो कि उन पे नजर रखी हुई है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर का एक बड़ा मिथ है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर की असल वैल्यू उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक प्लेटफॉर्म है जिसने उन जहाजों को लेके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है और वहां से उड़ाना है। तो अगर वो जो ऊपर एयरक्राफ्ट हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी का मुकाबला कर सके, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक सिटिंग डक है और ये खुद एक बहुत बड़ा टारगेट होता है।
इसके साथ फिर कई जहाज लगाए जाते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो सब मिलके एक बहुत बड़ा और लुक्रेटिव टारगेट प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान नेवी को। तो हमें खुशी होगी कि ये आगे आए, करीब आए, ताकि हमें भी कोई ट्रॉफी मिले, हम भी कोई उन जीत का जश्न मनाएं। और हमने उन पर अगर नजर रखी हुई है तो उनको ये पता है कि हम आगे जाएंगे तो फिर मार भी खाएंगे। वैसे ये आपने बड़ी अहम बात की है, क्योंकि जब हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद थे, वाइस मार्शल रिटायर्ड, तो उन्होंने भी कहा कि जहाज़ तो उनके पास वही होंगे जो हैं, वही मिग होंगे, वही रफाल होंगे। रफाल का हालिया तजर्बा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हालिया जो एयरफोर्स ने अपनी सुप्रीमेसी कायम साबित की है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया है, तो वही जो टेक्नोलॉजी है, वही जो इस्तात है, वही नेवी और एयरफोर्स की आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी इस चीज़ का भी सामना करने के लिए, क्योंकि इंडिया उसी अपनी टेक्निकल सलाहियत के साथ आ रहा होगा इन जहाज़ों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए उसके ऊपर मिग 29 है और वो जाहिर बात है कि कोई इतने एडवांस जहाज नहीं है। और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की जो कंबाइंड कैपेबिलिटी है वो इतनी काफ़ी है कि इन जहाज़ों को आराम से टेक ऑन कर सकती है। इन जहाज़ों के बाद उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, या उसके साथ जो और बाकी डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स आएंगे, उनको भी टेक ऑन कर सकते हैं। तो ये मैं यही बता रहा हूँ कि ये खुद एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया है। ये एक आप समझिए कि इस वक्त इसलिए वहां पे मौजूद हैं कि वो अपनी कोई सिचुएशनल अवेयरनेस कर रहे होंगे या कोई एक पोस्चरिंग दिखा रहे होंगे हमें। लेकिन ये एक नॉर्मल बात है नेवल वॉरफेयर में, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मतलब सरप्राइज नहीं है ये। बहुत शुक्रिया, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका, और वो ये बता रहे हैं और हमें पाकिस्तान नेवी के ज़राए भी अब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है उस हिसाब से ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। जो टेलीग्राफ में छापा गया कि पाकिस्तान के स्ट्राइकिंग रेंज में ये बहरी बेड़ा आ गया है, जो सिक्योरिटी सोर्सेज कह रही हैं वो ये कह रही हैं। और जिस बात को शाह साहब ने भी इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रोग्राम में कंफर्म किया फैसल शाह साहब ने कि, और फैसल शाह साहब रेयर एडमिरल रिटायर्ड हैं, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया कि जो 100 नॉटिकल माइल्स है स्ट्राइकिंग रेंज जो है उनके जिन मिसाइलों से ये लेस है उसमें 100 नॉटिकल माइल्स दूर है। ये अभी स्ट्राइकिंग रेंज में कतई तौर पर पाकिस्तान नहीं है, मगर पाकिस्तान नेवी ने इस पर नज़र रखी हुई है। एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियां जो बाकायदा तौर पर रिसर्च करके हमें बता रहे थे कि जितने भी जहाज़ों को उन्होंने ट्रैक किया है, पाकिस्तान के करीब कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जैसा किसी स्टोरी में बताया गया है इतनी करीब। और अब पाकिस्तान नेवी के ज़राए ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो 300 से 400 मील बताया गया कि जहाज़ ये दूर आ गया है और स्ट्राइकिंग रेंज में इसकी पाकिस्तान आ गया है। हम दोबारा बता रहे हैं कि द टेलीग्राफ की स्टोरी में कोई सोर्स उन्होंने नहीं बयान की है, उसको अब विद सोर्स हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी कह रहा है कि पाकिस्तान स्ट्राइकिंग रेंज में नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं, अगर दुश्मन ने कोई भी अग्रेशन दिखाया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर इस वक्त ये जहाज़ 100 नॉटिकल माइल्स दूर है और इसको वही होना चाहिए जहां ये मौजूद है इस टेंशन के हालात में। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी मूवमेंट हुई है जिससे पाकिस्तानी परेशान हो जाएं या पाकिस्तान नेवी कह रही है कि कोई परेशानी की बात है। इसलिए हम आपको फिर बता दें कि ये जो खबर में आया था जिसने ज़ाहिर हेडलाइंस बनाना शुरू कर दी थी, अब हमें बाकायदा तौर पर कन्फर्मेशन आ रही है कि 100 नॉटिकल माइल्स दूर है और पाकिस्तान नेवी ने इस पर नज़र रखी हुई है। मज़ीद तफसीलात फैसल शाह साहब ने बताई इस हवाले से और ये सारा का सारा मामला नाज़रीन आपके सामने आया है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आज फिर दरअंदाजी की गई है। कल जो उन्होंने क्लेम किया, पाकिस्तान ने कल उसका डिनाइल दिया और आज सबूत मांगे, मगर आज सबूत नहीं दिए गए कि जिस तरह पाकिस्तान ड्रोन्स दिखा रहा है, कल 29 दिखाए, आज 48 दिखाए, तो भारत की तरफ से भी दिखाए जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर आज वो फिर रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान फिर डिनाई कर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 20 शहरों पर हमला किया है। कहा करते थे कि सिर्फ हम घुसकर मार सकते हैं, पाकिस्तान में मारने की सलाहियत नहीं है। 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान घुस के मार रहा है। ये कह रहे हैं कि रेड अलर्ट पर अमृतसर है। पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है हमने अमृतसर को ना टारगेट किया है, नाम करेंगे, सिविलियन आबादियों को हम टारगेट नहीं करेंगे। मगर आज एक दफ़ा फिर उन्होंने रेड अलर्ट किया, अमृतसर ब्लैक आउट किया और फिर कहा कि हमले हुए हैं। रॉयटर्स की तरफ से ज़रूर रिपोर्ट किया गया कि धमाके सुने गए मुख्तलिफ शहरों में, मगर उसके बाद पाकिस्तान कह रहा है हमने नहीं किए, भारत कह रहा है पाकिस्तान ने किए हैं।
कल उन्होंने ये दावा किया, उसके बाद आज दोबारा 48 ड्रोन्स पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान ने वो मार गिराए। अब इस हवाले से कल क्या करेंगे? बैनुल-अक़वामी मीडिया में द टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट कर दिया कि 300 से 400 जो माइल है, और विदाउट सोर्स रिपोर्ट कर दिया, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 300 से 400 जो मील है उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में ये बेड़ा आ गया है। पाकिस्तान नेवी के ज़राए ने इस बात को कहा है कि ऐसा नहीं है, ये अभी भी स्ट्राइकिंग रेंज से 100 नॉटिकल माइल दूर है और हमने इस पर नज़र रखी हुई है। साथ ही एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने जो ट्रैक किया है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ताहिर इमरान मियां ने कल भी, जब इंडियन मीडिया ये दावे कर रहा था कि इंडियन का जो फ्लीट है वो पाकिस्तान में आ गया है और पाकिस्तान की पोर्ट को तबाह कर दिया है और शहर के ऊपर जो है वो अब तबाह किया जाएगा और तबाह किया जा रहा है, तो उन्होंने कल बताया था कि कोई जो बहरी बेड़ा है वो इतना करीबी नहीं है कि पाकिस्तान की पोर्ट को टारगेट किया जा सके। जो उन्होंने ट्रैक करके तफसीलात बताई थी, आज भी वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई ऐसा बेड़ा करीब नहीं है। पाकिस्तान ने भी, हम आपको फिर बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने नज़र रखी हुई है, पाकिस्तान स्ट्राइकिंग रेंज में किसी इंडियन बहरी बेड़े के रेंज में नहीं है। जिस बहरी बेड़े का जिक्र द टेलीग्राफ की स्टोरी में किया गया है वो 100 नॉटिकल माइल्स स्ट्राइकिंग रेंज से दूर है और पाकिस्तान ने उस पर नज़र रखी हुई है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये बात नहीं है। इन हालात में, जो कि टेंशन के हालात हैं, पानी में इसी जगह पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडियन बहरी बेड़ा होता है और बहरी बेड़ा में जो जहाज़ होंगे वो वही MiG-29 या फिर रफाल होंगे। और जो पहले भी माजी में कार्रवाइयाँ हुई हैं, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर की हैं। यहाँ पर नेवी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर एयरबेस मौजूद है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने अपनी सुपीरियॉरिटी साबित की है। नेवी कह रही है कि हमने अपने आप को हालिया सालों में बहुत अपग्रेड किया है, उनकी आबदोज़ें भगाई हैं और हमने पास नए जहाज़ मौजूद हैं और इस पर नज़र रखकर हम मुकाबला करेंगे। एयरक्राफ्ट अगर कैरियर है तो उस पर जहाज़ तो वही हैं जो कि भारत के पास हैं, जिसका अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जिसमें से 5 गिराने का दावा किया है, 4 को अब भारतीय मीडिया भी मान रहा है कि पाकिस्तान ने गिराए थे। कल हफ्ते का दिन होगा और ये टेंशन का माहौल रहता है, तो कल इस प्रोग्राम में आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। आमतौर पर हम पीर से जुमे तक ये प्रोग्राम करते हैं, मगर कल आपसे फिर मिलेंगे, आपके सामने मालूमात और तफसीलात लेके आएंगे। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।